Yalamadad everyone. I welcome you all to the मारो व्यापार मारी प्रगति सेशन 26. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं और ये एक मेजर रीजन है कि जहां पर आप मारो व्यापार मारी प्रगति टीम के साथ जुड़े हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बिना परिवर्तन के कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। मिसाल के तौर पर जब एक गाड़ी को एक ऐसा ड्राइवर चलाता है कि जिसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। पर वहीं अगर एक ऐसा ड्राइवर कि जिसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी बेहतर है, तो वो एक गाड़ी को एकदम आसानी से मंजिल तक ले जाता है। बिना किसी बिजनेसमैन के ट्रांसफॉर्मेशन के बिजनेस का ट्रांसफॉर्म होना इज इम्पॉसिबल। इसी टॉपिक को हमें और बेहतर समझाने और मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद है बिजनेस गुरु मिस्टर नीलेश मतारिया। मिस्टर नीलेश एक बिजनेस गुरु होने के साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर, एक लाइफ कोच, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी है। नीलेश सर, वी फील ग्लैड एंड obliged टू हैव यू विद अस। अब मैं ये सेशन नीलेश सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी। सर, ओवर टू यू। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। आज का सेशन का टॉपिक है पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी। तो अपने बिजनेस को पीक परफॉर्मेंस पर कैसे लेके जाना चाहिए। मुस्कान जी ने जैसे बताया कि आदमी के व्यक्तिगत रूपांतरण के बिना व्यवसायिक रूपांतरण नहीं हो सकता, पर्सनल डेवलपमेंट के बिना बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज तक मैंने पिछले 12 सालों में 1200 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1-to-1 प्रोजेक्ट बेस पे काम किया है। और अगर आप मुझे पूछे तो मुझे एंटरप्रेन्योर में और एंटरप्राइज में कभी भेद नहीं दिखा। जब एंटरप्रेन्योर खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एंटरप्राइज अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आज का सेशन मैं शुरू करता हूं एक छोटी सी बात से। जैसे उन्होंने एक और चीज बताई मुस्कान जी ने कि क्लैरिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, तो वो रास्ता दिखा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करूं। मैं कहानियों से बात करता हूं, मैं चुटकुलों से बात करता हूं, आप कनेक्ट रहना। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन एक बार ट्रेन में जा रहे थे और वो ट्रेन में वो टिकट चेकर आया और टीसी ने उससे टिकट पूछा। तो थॉमस अपनी जेब चेक कर रहे हैं, अपना बैग चेक कर रहे, अपनी बर्थ चेक कर रहे, टिकट मिल नहीं रही है। तो टीसी ने उनको बोला कि रुकिए भाई साहब, एक जमाने में आप मेरे टीचर रहा करते थे, आप मेरे सर रहा करते थे, आपको टिकट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जर्नी चालू रखें। तो थॉमस अल्वा ने बोला कि तू मेरा स्टूडेंट था? बोले हाँ। तो बोले तू भी आ और मेरे को हेल्प कर टिकट खोजने में। तो टीसी बोला मैं अकेला टीसी हूं जो टिकट पूछे, तो आपको टिकट की क्या जरूरत है। तो थॉमस एकदम भुलक्कड़ आदमी था, वो चीजें भूल जाता था। तो थॉमस ने बोला कि मैं घर से निकला, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और मैंने ट्रेन में बैठा, तो एक चीज तो पक्की है, मैं कहीं जा रहा था। अभी टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा था। टिकट पे लिखा है कि मेरी डेस्टिनी किधर है। तो हम इस थॉमस पे हंस सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दुनिया में 97% लोगों की टिकट गुम है। उनको पता ही नहीं कि वो अपने डेस्टिनी क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। रोज सुबह 10 बजे अपने बिजनेस प्लेस यानी कि ट्रेन में जाके बैठते हैं, उनको ये नहीं पता है कि ट्रेन में बैठ के उसको कौन सी डेस्टिनी पे जाना है। तो कोई भी पीक परफॉर्मर होता है, उसकी क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। उसका विजन की क्लैरिटी जब उसके पास होती है तो ही वो आदमी पीक परफॉर्मेंस पे जा सकता है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको अपनी खुद की फ्यूचर की विजन को लेके कुछ काम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और ये जितना दूर का विजन होगा ना, इतनी आपकी गाड़ी तेज भागेगी। आप बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं, 100-120 की गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, राइट? क्योंकि रास्ता खुला मिलता है। जब क्लैरिटी होती है ना तो रफ्तार होती है। जब आपको विजन को लेके जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, इतनी आपकी गाड़ी तेज गति से वहां पहुंचेगी। और मैं आपको ये बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो अदानी में काम कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो बोले आजकल हम लोग पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। बोले किस चीज की? बोले ऑयल की। बोले कितने लोग लगे? बोले 1000 लोग। तो बोला क्या हो जाएगा पाइपलाइन लग जाएगी तब? तो उसने बताया कि वो तो 2030 में पता चलेगा। मतलब वो 2030 की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए आज पाइपलाइन बिछा रहा है। और एज अ एंटरप्रेन्योर हम अपने आप को पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी सीखने आए हैं। आपको मैं बताऊं, हम लोग 2022 को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी फ्यूचर के लिए काम करेगा उसका फ्यूचर होगा।
हम लोग अपनी ये महीने की बैलेंस शीट को ठीक करने में इतने उलझे हुए हैं कि हमको 2023 की कोई फिक्र नहीं है। और बदलती दुनिया में जो अपॉर्चुनिटी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट बहुत जल्दी कमोडिटाइज हो जाती है, चीजें इतनी फास्ट गति से बदल रही है हर तरीके से, ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट हो गया, तो कि हम जो अपॉर्चुनिटी के लेकर हम अपनी बिजनेस में डील करने उतरे हैं, वो बहुत जल्दी कमोडिटाइज हो रहा है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आपको विजन क्लियर करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर के लिए काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो चैट बॉक्स में डालना, मैं बात करूंगा। एज अ पर्सन, मैं पिछले 12 सालों में 10,000 से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर को मैं कंसल्ट कर चुका हूं, और कोई 2,000 करोड़ वाले भी थे, कोई 5,000 करोड़ वाले भी थे, कोई 10,000 के टर्नओवर वाले लोगों के साथ भी मेरा मेंटरशिप हुआ है। तो मेरी ये जर्नी में, मैं अगर आप मुझे पूछे तो मैं बताऊं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की जो चाबी है वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से है। एज अ पर्सन, आप कितनी स्किल लेके जा रहे हैं, आप अपने अंदर क्या कंपिटेंसी बिल्ड कर रहे हैं, वही आधार है, वो सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। 21वीं सदी में जो मैं आपको बताऊं करेंसी क्या है, 21वीं सदी की जो करेंसी है वो कोई डॉलर, क्रिप्टो या कोई इक्विटी नहीं है। 21वीं सदी की जो करेंसी है वो है आप नॉलेज और स्किल। आप एज अ पर्सन अपने अंदर क्या नॉलेज एक्वायर करते हैं, क्या नई नई स्किल लाते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। और वो कोई सेंट्रल बैंक नहीं छापती है, वो आपको और हमें अपने मुताबिक खुद को छापनी है। तो एज अ पर्सन खुद के ऊपर आप काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आपकी व्यक्तित्व को अगर धीरू भाई जैसा बना लो तो आपकी कंपनी रिलायंस बन जाएगी। अगर आप अपनी व्यक्तित्व को रतन टाटा जैसा बना लो तो आपकी कंपनी टाटा बन जाएगी। तो मैं बताऊं कि अभी तक की जर्नी में मैंने एक चीज देखी है कि बॉटल नेक इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की जो बॉटल नेक है वो टॉप ऑफ द बॉटल होता है। बॉटल की आप बॉटल नेक देखो, कोई भी बॉटल की जो बॉटल नेक होती है वो टॉप पे होती है। अगर इधर सब चौड़ा हो गया तो नीचे तो सब सही है। तो एज अ बिजनेसमैन, आप है अपने ऑर्गेनाइजेशन की बॉटलनेक। आपका विजन एक्सपांड होगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा, आप ज्यादा पैशनेट होकर बिजनेस को डील करेंगे, आप अपनी टीम को ज्यादा ट्रेन करेंगे। तो जब आप अपनी टीम को बेहतर ढंग से ट्रेन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रोथ होगा। तो आप एज अ पर्सन, आपकी कुछ लिमिटेशन है पर्सनली, उसके ऊपर बात करेंगे हम, जो उसको हमके चैलेंज करना है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं। मुल्ला नसरुद्दीन, जो मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर जिसके ऊपर मैं चुटकुले सुनाता हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन लोगों को झाड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग देता था। और एक दिन एक बंदा आया ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो कहीं चढ़ा होगा, उसको पता होगा कि कैसे झाड़ पे चढ़ते हैं। वो झाड़ पे चढ़ने लगा, वो 10 फुट पे चढ़ा, वो 20 फुट पे चढ़ा, वो 30 फुट पे चढ़ा, वो 50 फुट की चोटी तक पहुंच गया। और मुल्ला ने ऊपर तक नहीं देखा कि बंदा क्या कर रहा है। जब वो 50 फुट की चोटी पे पहुंच के जब वो रिटर्न आ रहा है, 40 फुट पे, 30 फुट पे, 20 फीट पे, जब वो 10 फीट पे पहुंचा तो मुल्ला ने ऊपर देख के बोला कि भाई थोड़ा ध्यान से उतरना, होश में रहना, अलर्ट रहना, पैर फिसले ना, खतरा है। वो बंदा बोला ये बंदा पागल लगता है। जब मैं खतरे में था, 50 फुट पे था, तब खतरे में था, तब अगला नहीं बोला कि खतरा है। जब मैं उतरने में 10 फुट पे हूँ और अगला आदमी बोलता है खतरा है, क्या खतरा हो सकता है? तो उसने जाके गुरु को बोला कि गुरु जी क्षमा करें, लेकिन जब मैं 50 फुट पे था तब मैं खतरे में था, तब आपने नहीं बताया कि मैं डेंजर में हूँ, और जब मैं उतरने में 10 फुट पे कोई खतरा नहीं था और आप बता रहे खतरा है। तो मुल्ला ने उसको जवाब दिया कि मैं पिछले 35 साल में हजारों लोगों को झाड़ पे चढ़ना सिखाया है, लेकिन मैंने आज तक कोई आदमी को 50 फुट की चोटी से गिरता हुआ नहीं देखा है। जो भी गिरे हैं 10-12 फुट से गिरे हैं, या तो चढ़ते समय या तो उतरते समय। और उसका कारण उसने बताया जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने बताया मुल्ला ने कि जब आप 50 फुट पे थे तब खतरा था, लेकिन जब आपको खतरा होता है ना तो आप सजग होते हैं, आप अलर्ट होते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं, आप होश में होते हैं, तो खतरा नहीं होता है। जब आप 10 फुट पे आए ना तो ईज में आ गए, कंफर्ट में आ गए, और कंफर्ट में आते से ही खतरा चालू हो गया, राइट? तो असल में मैं आपको बताऊं, जब आप खतरे में होते हैं तब आप खतरे में नहीं होते हैं, जब खतरे में नहीं होते हैं तब असल खतरा होता है। तो एज अ बिजनेसमैन हमको ये तय करना है कि हमें हमेशा 50 फुट की चोटी पे रहना है। 50 फुट पे चोटी पे रहना मतलब क्या? जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय पे आप 50 फुट की चोटी पे था। आपको न प्रोडक्ट का इतना पता था, न मार्केट का इतना एक्सपीरियंस था, न इतने क्लाइंट थे, न इतने सप्लायर थे, लेकिन जो जोश था, जो नया सीखने की तमन्ना थी, कंपटीटर क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हर दरवाजे को जाके डोर नॉकिंग करते थे। तो उस समय पे हम 50 फुट पे थे। आज क्या हुआ, बिजनेस में 5 साल 10 साल बिताने के बाद थोड़ा बिजनेस सेटल हो गया, तो आज हम थोड़े कंफर्ट में आ गए। और एक कंफर्ट जोन हमारा सबसे बड़ा डेंजरस जोन है। तो हमें
एज अ पीक परफॉर्मर्स हमें हमेशा एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी में रहना है, एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी में जीना है। आपको मैं बताऊं, एक एथलीट से हम क्या सीखते हैं? एक एथलीट होता है, हर समय पे वो अपने पुराने स्टेटस को चैलेंज करने के लिए उतरता है, और हम साला हर समय पे अपने पुराने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उतरते हैं। लास्ट साल में जो बिजनेस हुआ, इतना बिजनेस मेंटेन हो जाए, लास्ट महीने में जो बिजनेस हुआ, ये महीने हम मेंटेन कर ले। तो हमारी 90% ऊर्जा बिजनेस को मेंटेन करने में जाती है, और एक एथलीट होता है, हर बार मैदान में उतरता है, उसके पुराने हर रिकॉर्ड को चैलेंज करने के लिए उतरता है। तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी। अभी एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी क्या है और उसका क्या वजह है कि एथलीट लोग ऐसे होते हैं और हम लोग ऐसे नहीं होते हैं? और एथलीट लोग ऐसे होते हैं, हम लोग नहीं होते, उसका जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है, मैं आपको बताऊं। एथलीट जब मैदान में उतरता है वर्ल्ड कप की फाइनल खेलने के लिए, उसके पास ये आखिरी मौका है। वर्ल्ड कप की फाइनल तक मैच पहुंची और वर्ल्ड कप की फाइनल उसको खेलने को मिला। अगर वो आज हारा, जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। उसने कैच छोड़ा और उसका मैच छूटा और वो हार गया, पूरी जिंदगी उसको सोने नहीं देगा वो कैच। तो उसकी फेलियर, उसकी लाइफ टाइम उसके लिए पनिशमेंट बनती है। हम लोग तो क्या है, ये महीने अचीवमेंट नहीं हुआ तो अगले महीने कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो आपको मैं बताऊं, ये जो एथलीट माइंडसेट है, वो लोग कैसे सोचते हैं चीजों को। आज आप सोचो कि धोनी है, वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल के अगले दिन रात को अपने रूम में बैठा है, वो आंख बंद करके बैठा है और वो सोच रहा है कि कल मैदान में क्या वाइब्रेशन होगा, क्या प्रेशर होगा, अर्ली विकेट जाएगी तो क्या करेगा। तो उस समय पे वो क्या इंस्टाग्राम खोलेगा? नहीं। उस समय पे वो टीवी चालू करेगा? नहीं। उस समय पे अपने दोस्तों से गप्पे मारेगा? नहीं। वो 2 घंटे 3 घंटे अपने कमरे में बैठा है और दूसरे दिन की पूरी मैच को विजुअल कर रहा है कि उसका रोल क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या गलती उसने पास में करी है जो उसको नहीं करनी है। जब वो माहौल में रहेगा, ये एथलीट माइंडसेट है, आपको मैं बता दूं। तो वो एथलीट लोगों को गलती करते हैं तो उसको इतनी बड़ी सजा मिलती है, उसको मौका नहीं बनता है। इट इज फाइनल शॉट, देयर आर नो रिहर्सल, देयर आर नो सेकंड चांस। जब हम भी अपने बिजनेस में इस मेंटालिटी से उतरेंगे तो काम बनेगा, राइट? तो हमें आगे बढ़ना है, अपनी पर्सनल जो भी वीकनेसेस है उसके ऊपर वर्क करेंगे, अपनी पर्सनल कंफर्ट है उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो हम बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपको खुद के ऊपर काम करना है, और खुद के ऊपर काम करना मतलब क्या? तो आपको मैं बताऊं, एज अ पर्सन आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं। आपकी जो विजुअल, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वही तो आपकी लाइफ का मैनिफेस्टेशन है। तो आपके वर्चुअल वर्ल्ड में जो इमेजिनेशन को आप चलाते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जिस थॉट प्रोसेस से आप रहते हैं, वही आपकी आउटर रियलिटी बनती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे विचार होंगे, जैसी कल्पना होगी, वैसे एहसास हो जाएंगे आपके इमोशंस वही होते हैं जो आप सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं। और जैसे इमोशंस होंगे वैसे एक्शन बिहेवियर निकलेंगे, और जैसा एक्शन बिहेवियर निकलेगा वैसे आपकी रियलिटी होगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको व्यक्तिगत तौर से खुद के भीतर काम करना है। जितना आपके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना आपके आउटर रियलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एज अ पर्सन आप जितना खुद के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे ना, इतना बाहर काम नहीं करना पड़ेगा। आप समझे? जो चीजें आप आंख खोल के देखते हैं, वो सब चीजों को आप वहां पैदा करते हैं जहां आप आंख बंद करके होते हैं। अगर आंख बंद करके जो चीजें चल रही है उसको अगर बदल दे, तो आंख खोल के जो चीजें दिखाई दे रही है वो सब बदल जाएगी। ये सिंपल फंडामेंटल्स है। मैं आपको सामने एक बहुत अच्छी कहानी शेयर करूं। कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी, एक कविता लिखी। कविता के शब्द थे, हे परम पिता, हे परमात्मा, मैं तुझे जन्मों से खोजता था, तेरे पीछे भागता था, तेरे लिए मैं गीत लिखता था, मैं गीत गाता था, मैं नाचता था, तुझे खोजता था, तेरा खोजना मेरा काम था। और एक दिन क्या हुआ, मुझे पता पड़ गया कि किस गली में तेरा घर है। मैं उस गली तक पहुंच गया और वो 4 सीढ़ी चढ़ गया और सामने दीवार पे जंजीर लटक रही, मैंने वो जंजीर को पकड़ी हुई मैं बजाने वाला था। दरवाजा खुलने वाला था और परमपिता परमात्मा मेरे सामने प्रकट होने वाला था। मेरी जन्मों की खोज पूरी होने वाली थी और अचानक से मैंने उनको देखा। मैं सोचा, अंदर से घबरा गया। मैंने दरवाजा खटखटाया नहीं है और मैं अंदर से घबरा गया। मैं सोचा कि अगर दरवाजा खुल जाएगा, परमात्मा मेरे सामने आ जाएंगे, फिर मैं लाइफ से क्या करूंगा? फिर मेरी लाइफ के क्या सपने रहेंगे? फिर मैं किसको खोजूंगा? फिर मैं किसके लिए कविता लिखूंगा? तो मैं एकदम से घबरा गया और मैंने वो जंजीर को हल्के हाथों छोड़ दिया। मैं 4 सीढ़ी उतर गया, दबे पैर, हाथ में जूते पकड़ के, और वो गली छोड़ के मैं भाग गया। आज भी मुझे भगवान को खोजने में मजा आता है। रोज भगवान को खोजने जाता हूँ। मुझे ये भी पता है कि किस गली में उसका घर है। बस वो गली को छोड़ के साला हर गली में मैं उसको खोजता हूँ। राइट? ये कहानी मैंने सुनी और कहानी का मोरल क्या लिखा था? मोरल लिखा था
कि जिस चीज को आप बाहर खोजते हो उस चीज से कहीं ना कहीं भीतर दूरियां बनाए हुए हो। जिस चीज को आप बाहर पाना चाहते हैं उस चीज से आप भीतर कल्टी मारे हुए हैं। जिस चीज को आप बाहर अचीव करना चाहते हैं उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। जिस दिन आप अपने भीतर उस चीज से फासला खत्म कर देंगे तो चीजें बाहर अभी और यहीं प्रकट होगी, अभी और यहीं। अब ये मोरल था, गजब का मोरल है। मैं सोचा ऐसा नहीं है, मैं बाहर अगर मर्सिडीज चाहता हूं तो मेरे भीतर भी मर्सिडीज चाहता हूं। आप समझे? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो आपके सपने हैं उस सपनों से आपके वर्चुअल में, आपके विजुअल में ही कहीं फासले है। जिस दिन आपके उस सपनों को लेके उस अपने इमेजिनेशन में फासले खत्म हो जाएंगे तो चीजें बाहर तुरंत प्रकट होगी। जो चीजें बाहर दूरी पे है वो दूरी बाहर नहीं है, वो दूरी आपके भीतर है। जो चीजें बाहर डिस्टेंस पे, वो बाहर डिस्टेंस पे नहीं है, वो आपकी खोपड़ी में है। तो मैं बताऊं, वर्चुअली डिस्टेंस एक्चुअली डिस्टेंट, वर्चुअली अराइव्ड एक्चुअली अराइव्ड। तो आपकी लाइफ के जो विजन है, आपकी लाइफ की जो फ्यूचर के एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को कांस्टेंट अपने विजुअल में इमेजिन करते रहना और उसको फील करना, उसको इमेजिन करना और वो हो रहा है इस तरीके से देखना। और अगर आपको थ्रिल फील हो जाए तो समझना कि उस विजुअल में आपने अपने सपने से जो अपना फासला है वो खत्म किया। और जिस दिन आपका माइंड कन्विंस हो जाता है, आपका लॉजिकल माइंड कोई आर्ग्यू नहीं करता कि वो कैसे होगा, अभी कैसे मर्सिडीज आएगी, अभी कैसे इतना बड़ा ऑर्डर आएगा, अभी बिजनेस कैसे 10x हो जाएगा, तो हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग ही हमारे सबकॉन्शियस तक हमारे सपने को पहुंचने नहीं देता है। जिस दिन हमारा लॉजिक उस चीज से कन्विंस हो गया और हमारा वो विजुअल इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियस के पास पहुंच गया, चीजें अभी और यहीं प्रकट होगी। मैं आपको एक रियल टाइम स्टोरी शेयर करूं। 2016 की बात है। 15 मार्च के दिन मेरे बेटे की कोई एनुअल फंक्शन थी स्कूल में। मैं वहां गया, जो वहां पे सदा स्मृति भवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, मुझे बहुत पीछे की सीट दी थी। मैं चलता 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 स्टेज के पास गया। तब तक मैंने कभी 1000-1200 लोगों को कभी एड्रेस नहीं किया था। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहां गया और मैंने खचाखच भरा स्टेडियम देखा, पूरा ऑडिटोरियम देखा, और ऑडिटोरियम को देख के मुझे थ्रिल आया। और मैंने बोला कि 2016 में मैं इधर एक पावर पैक प्रेजेंटेशन करूंगा। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे एकदम थ्रिल फील होने लगी। और फिर जाके मैं अपनी जगह पे बैठ गया। फिर मैं तो चीज भूल ही गया। अप्रैल गया, मई गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर गया, अक्टूबर नवंबर गया। नवंबर नोटबंदी। फिर उसके बाद दिसंबर में मेरी आईबीसी की ऑफिस की ओपनिंग थी 17 दिसंबर को। और 17 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला था 2016 में मैं इधर ए स्टेडियम, ए ऑडिटोरियम में मैं एक पावर पैक प्रेजेंटेशन दूंगा, और कुछ हुआ नहीं। 17 दिसंबर को मेरे ओपनिंग में कोई एक भाई साहब फूलों का गुलदस्ता लेके 2:30 बजे आए और उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे बात की मेरे से। फिर बोले, मैंने भाई साहब 23 दिसंबर के दिन के लिए मैंने एक सदा स्मृति भवन बुक किया था, मुझे एक डायरा का प्रोग्राम रखना था, गुजराती जो डायरा होता है वो। तो बोले अभी वो कलाकार अवेलेबल नहीं है, तो मुझे आपका डायरा रखना है। बोला रेडी। आप बिलीव नहीं करे, मंडे के दिन उसने फेसबुक से मेरी फोटो लेके टिकटें छापी, किसने बांटी मुझे कोई पता नहीं, किसकी क्या परमिशन हुई। फ्राइडे के दिन 23 दिसंबर 2016 फ्राइडे के दिन शाम को 6 बजे मैं सदा स्मृति भवन गया, तो वहां पे 1200 लोग मेरी राह देख रहे थे और 200 लोगों को टिकट नहीं मिलने के कारण वापस गए। और वो प्रोग्राम मेरा पहला प्रोग्राम था जिसको करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। उसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किए थे। मैं वहां गया और वहां पे सब रेडी था। इतनी बड़ी चीज एक खाली विजुअल मैनिफेस्टेशन। आर यू गेटिंग? तो जो पीक परफॉर्मर्स होता है वो कांस्टेंट अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करता है, उसको इमेजिन करता है। और आप जितना विजुअल और इमेजिन करेंगे, इतना आपका लॉजिकल ब्रेन कंडीशन होगा, कन्विंस होगा, और वो आर्ग्यू नहीं करेगा कि होगा कि नहीं होगा। और जिस दिन आपका माइंड मान ले कि होगा, तो वो होगा। आप माने ना माने, आप जो सपने देख रहे हैं उससे आपको ही बांधे है। आप जो सपने देख रहे हैं उससे आपको ही आर्ग्यूमेंट है। जिस दिन आपके आर्ग्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे ना, तो चीजें बाहर तुरंत प्रकट होगी। आप समझे? तो ये बहुत फंडामेंटल बात है। आपको अपने विजुअल पे काम करना है, अपने इमेजिनेशन पे काम करना है, और जिस दिन आपके विजुअल में चीजें होएगी तो बाहर भी हो जाएगी। मैरिलिन मनरो बोलती है, ड्रीमिंग अबाउट बीइंग एन एक्ट्रेस इज मोर एक्साइटिंग देन बीइंग वन। बोले एक सफल एक्ट्रेस बनने से भी ज्यादा फैसिनेटिंग क्या है? बोले सफल एक्ट्रेस बनने के सपने देखना। जब मैं छोटी थी तब मैं एक्ट्रेस नहीं थी,
लेकिन जब मैं छोटी थी, तब मैं जब एक्ट्रेस बनने के ख्याल करती थी, सपने देखती थी, इमेजिन करती थी, और जो मुझे एक फैसिनेशन आता था, जो मुझे एकदम एस्पिरेशन अंदर से एनर्जी देता था, इतना आज सफल एक्ट्रेस बनने के बाद भी इतना फैसिनेशन नहीं होता है। तो बोलते हैं ड्रीमिंग अबाउट बीइंग एन एक्ट्रेस इज मोर एक्साइटिंग देन बीइंग वन। सपने में ही मजे है, आप समझे। तो क्या आपको लग रहा है एज अ पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिस्ट, आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर को लेके आपके दिमाग में एक आशावादी विचार है? क्या आप अपने भविष्य को लेके आपके इमेजिनेशन में पॉजिटिव एनर्जी आती है? अगर नहीं आती है, तो पहला काम आपको उसके ऊपर करना पड़े। तो आपकी जो रियलिटी है, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। आपकी आंख है वो प्रोजेक्टर का लेंस है, और आपका खोपड़ी है वो प्रोजेक्टर है। आपकी खोपड़ी में जो सीडी और डीवीडी आप चलाते हैं, वही आपकी रियलिटी की स्क्रीन पे अपीयर होती है। अगर रियलिटी पे जो चीजें चल रही है, उसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, तो अपनी खोपड़ी में अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़े, तो आपको आपकी सीडी जैसी होगी, वैसी आपकी मूवी स्क्रीन पे दिखेगी। तो आज आपकी रियलिटी है, वो पहले आपके माइंड में मैनिफेस्ट हुई थी, और अपने माइंड में वो ट्रांसफॉर्मेशन आप लाएंगे, तो चीजें ट्रांसफॉर्म होगी। मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं। कहानी है एक महात्मा की। एक महात्मा ट्रेन में जा रहे थे, उसके सामने एक बंदा बैठा था। महात्मा के पास एक पिकनिक बैग थी, बास्केट था। उस पिकनिक बास्केट में से उसने पाइनएप्पल निकाला, उसने अपने एक रुमाल निकाला, अपने पैरों पे पसारा। फिर उसने पाइनएप्पल निकाला, पाइनएप्पल के छिलके उतारे अच्छे से, उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए। ट्रेन में जा रहा था बंदा, छोटे-छोटे टुकड़े किए, उसको कटोरे में भरा और ट्रेन की विंडो से नीचे फेंक दिया। फिर उसने एप्पल निकाला, उसके छिलके उतारे, उसके टुकड़े किए, उसको कटोरे में भरा, उसको फेंका। फिर उसने बनाना, डाडम, एक-एक फ्रूट निकालता था, उसके छिलके उतारता था, उसके टुकड़े करता था, उसको कटोरे में भरता था, उसको नीचे फेंक देता था। अंत में उसने कटोरा साफ करके रख दिया और रुमाल को झटक के बैठ गया। अब आप सोचो, आप उसके सामने बैठे होते तो आपकी क्या हालत होती? तो सामने बैठा बंदा बोला कि महानुभाव क्षमा करे, लेकिन आप करना क्या चाहते थे? तो महात्मा ने बहुत शांति से जवाब दिया कि मैं फ्रूट सैलेड बना रहा था। अब फ्रूट सलाद बनाने में सब करना पड़ता है, लेकिन बोले कहाँ बना फ्रूट सलाद, आपने तो सब फेंक दिया। हाँ बोले, मैंने सब फेंक दिया क्योंकि मुझे फ्रूट सलाद बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बंदा बोला फिर बनाया क्यों? हम भी यही पूछेंगे ना, फिर बनाया क्यों? फिर महात्मा ने अपनी क्लास चालू करी। बोले आप मुझे बेवकूफ समझते होंगे, आप मुझे पागल समझते होंगे, मैंने ऐसा किया, लेकिन कभी अपने आप को देखा है? आपकी खोपड़ी के ढक्कन को खोल के कभी देखना। अक्सर आप उन लोगों को याद करते जो लोग पसंद नहीं है, उन घटनाओं के छिलके उतारते जो घटना पसंद नहीं है, तो असल में आपकी खोपड़ी में आप फ्रूट सलाद ही तो बनाते हैं जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी खोपड़ी में फ्रूट सलाद बनाता है। जो चीजें पसंद नहीं उसके छिलके उतारता है, जो घटना पसंद नहीं उसके छिलके उतारता है। तो असल में हम लोग फ्रूट सलाद बनाते हैं। तो आज आप तय करें कि आज से फ्रूट सलाद बनाना बंद। हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे जो चीजें पसंद नहीं है। हम उनके बारे में बात करने में फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। जो पसंद है उसके बारे में बात करने की, कि हमको नहीं पसंद है उसकी बात क्यों करें, उसको एनर्जी क्यों दे। जिस चीज को आप फोकस देते हैं उसको एनर्जी मिलती है। आप अपनी एनर्जी किसको देते हैं? आपका फोकस किधर है? आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी कहाँ देते हैं? आप देखिए, इमेजिन करें, अपने दिन को देखें, पिछले 24 घंटे में आपने क्या बातें करी, किन चीजों को बल दिया आपने, आपके इमेजिनेशन में और आपके शब्दों में। आप जो है वही तो आपकी रियलिटी है भाई। जिस दिन आप अपने एज अ पर्सन आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, आपकी रियलिटी टर्न अराउंड 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये मैंने पिछले 12 सालों में हजारों लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है। किसी ने अपना बिजनेस 100 गुना बढ़ाया, किसी ने अपना बिजनेस 50 गुना बढ़ाया, किसी ने 200 गुना भी बढ़ाया। पिछले 12 सालों में ऐसे भी रिकॉर्ड है। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो एज अ पर्सन आपका जो माइंडसेट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। मैं आपको बताऊं, रियो ओलंपिक का जो कोच है ऐसा बोल रहा है कि रियो ओलंपिक में अपीयर होना और गोल्ड जीतना, इट इज जस्ट अबाउट माइंड ट्रेनिंग। जो ओलंपिक के अंदर 100% आपकी फिजिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है, वो ओलंपिक में भी जीतना और हारना 80% माइंड की गेम है। तो हम और आप जिस बिजनेस में है, वहां पे तो 100% माइंड गेम पे है। अगर मन से हारे हकीकत से हारे, मन से जीते हकीकत से जीते। महर्षि अरविंदो स्वतंत्र सेनानी थे, भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। सब छोड़ के एक दिन पौंडीचेरी में आश्रम लगा के बैठ गए। तो किसी ने जाके पूछा, क्या भारत अभी आजाद हुआ नहीं है? क्या आपको भारत की आजादी की फिक्र नहीं है? आप इधर आंख बंद करके पनाठी मार के बैठ जाते इधर पौंडीचेरी के आश्रम में। क्या आपको भारत की आजादी की फिक्र नहीं है? तो अरविंदो ने बताया कि मुझे भारत की आजादी की फिक्र है, इसीलिए मैं इधर बैठा हूँ। बोले क्या बात करते हो?
आप तो स्वतंत्र सेनानी थे, आपको लड़ने जाना पड़े। बोले मैं, मेरे भीतर मेरी लड़ाई, मैं इधर आंख बंद करके पनाठी मार के मेरे भीतर के इमेजिनेशन के भारत को मैं जब देखता हूँ तो वो परतंत्र है, वो अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो जिस दिन मेरे खोपड़ी के भारत को मैं स्वतंत्रता की जंजीरों से मैं गिरा दूंगा और उसको मैं स्वतंत्र कर लूंगा, उस दिन मेरे बाहर का भारत भी आजाद हो जाएगा। मेरी लड़ाई मेरे भीतर है। मैं आपको ये बता दूं, 15 अगस्त जिस दिन भारत आजाद हुआ, वो महर्षि अरविंदो की बर्थडे थी। भीतर से हारे, हकीकत से हारे, भीतर से जीते, हकीकत से जीते। तो आपकी खोपड़ी में अगर आपको जीतता आप देखे, तो बहुत जल्द आप बाहर भी जीतता देख लेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपकी खोपड़ी में जब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा पाएगी। तो एक पीक परफॉर्मर्स होता है, कांस्टेंट अपने माइंडसेट पे काम करता है, कांस्टेंट अपने विजन पे काम करता है, कांस्टेंट खुद के ऊपर काम करता है। वो अपने को खुद को अच्छे से जानता है, पर्सनल डिस्कवरी करता है, सेल्फ डिस्कवरी करता है, अपनी मास्टरी करता है खुद के ऊपर। भगवान बुद्ध का एक कोट है कि एक आदमी युद्ध में 1000 लोगों को 1000 बार जीते और दूसरा आदमी खुद के ऊपर विजय हासिल करे, तो दूसरा आदमी बड़ा विजेता कहलाए। भगवान बुद्ध एक और चीज बोलते थे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना आपके अनगार्डेड थॉट आपको करते हैं। लेकिन जब उस विचारों को गार्ड करके उसको अंकुश में लेके उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो वो आपको इतनी मदद करेगा जितनी मदद आपके फादर मदर तक नहीं कर सकते। आपका दुश्मन आपके भीतर बैठा है, आपका दोस्त आपके भीतर बैठा है। आप अपनी खोपड़ी में किन इमेजिनेशन को बल दे रहे हो, किन थॉट प्रोसेस को मजबूती दे रहे हो, आपका फोकस इनमें क्या जाता है, वही नक्की करता है आपकी लाइफ में क्या होगा। आर यू गेटिंग? और मैं आपको ये बताऊं ये कैसे होगा। एक बार महात्मा गाँव में जा रहे थे और उस उन्होंने एक बंदे को देखा, बंदा एक गाय को लेके जा रहा था। गाय एक रस्सी से बंधी थी, रस्सी का जो दूसरा छोर था, वो बंदे के हाथ में था। वो गाय को लेके जा रहा था। उसको देख के महात्मा ने उसको पूछा कि तू गाय से बंधा है कि गाय तेरे से बंधी है? बोले महात्मा आप पागल लगते हैं, गाय मेरे से बंधी है, मैं गाय का मालिक हूँ, क्या बात करते हो? तो महात्मा ने बोला कि अगर रस्सी छोड़ दे, तो गाय तेरे पीछे चलेगी कि तू गाय के पीछे भागेगा? तो बोले मैं ही गाय के पीछे भागूंगा। तो बोले तू गाय से बंधा है फिर, आप समझे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, सिचुएशन आपको ड्राइव कर रही है या आप सिचुएशन को ड्राइव कर रहे हैं? आपका बिजनेस आपको ड्राइव कर रहा है या आप बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं? बिजनेस की उतार चढ़ाव अगर आपकी साइकोलॉजी को ढीला कर रही है, तो समझना कि बिजनेस आपको ड्राइव कर रहा है। तो बिजनेस को आगे नहीं लेके जाएंगे, आप जा ही नहीं सकते हैं। जिस दिन आप बिजनेस को आप ड्राइव करेंगे ना, वो अलग बात है। आपकी सिचुएशन आपको ड्राइव करती है या आपके ड्रीम ड्राइव करते हैं? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। यहाँ से पीक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। आर यू ड्रीम ड्रिवन और ए सिचुएशन ड्रिवन? सिचुएशन के आधार पे आप सपने से समझौता कर लिया, सिचुएशन के आधार पे आपने जो एक्सपेंशन की सोची थी, कुछ नया उठा-पटक करना था, सब ढीला हो गया। कैसे होगा काम? तो एक बहुत बड़ी बात है, एज़ अ पर्सन आपको एक काम करना चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बिज़नेस की भी बताऊँगा। जैसे आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना। तो अभी तक मैंने जो बताया, आपकी इमेजिनेशन, आपके विज़ुअल बहुत बड़ी चीज़ है। बिज़नेस एट द स्पीड ऑफ योर थॉट। आपके विज़ुअल की जितनी स्पीड बढ़ेगी ना, इतनी आपकी लाइफ़ की गति बढ़ेगी। बिज़नेस एट द स्पीड ऑफ योर थॉट। आप कितना फास्ट विज़ुअल करते हैं। एक मार्क ज़करबर्ग है, एलन मस्क है, ये सब लोग एक जन्म में जितना कमाए, हम साला 500 जन्म में नहीं कमा सकते। तो वो क्या हमारे से 500 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं। वो ऐसा क्या करते हैं? तो लॉ ऑफ कर्मा किधर गया? लॉ ऑफ कर्मा बोलता है जो ज्यादा करता है उसको ज्यादा मिलता है, लेकिन दुनिया में देखते तो ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा कमाता है वो शायद सबसे कम काम कर रहा है और जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसको शायद कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लॉ ऑफ कर्मा पे भरोसा क्यों करें? वो उनके उनके जो एक्शन है, उनके जो कर्मा है, वो वर्चुअल ज्यादा है। रियल वर्ल्ड में वो ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन वर्चुअली एक्शन उनके बहुत ज्यादा है। कैसे मैं आपको ये बताऊं? तो आपके विजुअल की जो गति है बहुत बड़ी चीज है, आपको मैं बताऊं। जैसे साइकोएनालिसिस लोग बोलते हैं कि कोई आदमी डूब के मरता है ना, तो उसकी जो 40-50 सेकंड जो डूबने के पहले मतलब मरने से पहले के 50 सेकंड में उसकी जिंदगी के 40 साल फ्लैशबैक में चल जाते हैं। 40 साल की जिंदगी 40 सेकंड में चल गई उसके दिमाग में। जो जिंदगी जीने में 40 साल लगा, वो 40 सेकंड में फ्लैशबैक में कैसे चलाया होगा? विजुअल की स्पीड इतनी रफ्तार से कैसे होगी? हम बात समझना मेरी। लेकिन आपको शायद डूबने का अनुभव नहीं होगा, तो मैं आपको समझ में आए ऐसा अनुभव दूं, एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जैसे आप रात को 12 बजे सोए,
आपको नींद आ गई है, 12:30 हो गया, 1 बजे, आपको गहरी नींद में चले गए, आपके दिमाग में एक सपना चल रहा है, आप वहां गए, आप बड़े हो गए, आपका शादी हो गई, आपका बेटा हो गया, आपने सपने में क्या कुछ नहीं देखा, बहुत सारे अनुभव किए, और अचानक आपकी नींद खुली और घड़ी में देखा तो 1 घंटा हुआ है। आपने 5 साल की, 10 साल की जिंदगी को देख लिया। साइंटिस्ट लोग हैरानी में पड़े कि यार रात में 1 आधे घंटे, और जब अपने सपने देख रहे तो एकदम रियल टाइम चीजें चल रही थी, एकदम रियल एक्सपीरियंस हो रहा था। आप सोचिए कैसे होगा। तो जब सोते हैं तब समय की स्पीड वही होती है, जागते तो समय की स्पीड वही होती है। तो ऐसा क्या हो गया कि सोते समय हमने इतना बड़ा सपना देख लिया, इतने बड़े अनुभव कर लिए। तो सोते समय हमारी कॉन्शियसनेस की स्पीड अलग होती और जागते समय हमारी कॉन्शियसनेस की स्पीड अलग होती है। सोते समय हमारे दिमाग के जो कॉन्शियस दिमाग के जो फाइल्स होते हैं बंद होते हैं, तो हम बहुत तेज गति से विजुअल कर पाते हैं। कोई ऐसी तरीका खोजा जाए जो रात को सोते समय सपने में आप जिस अवस्था में होते हैं और उस लेवल की विजुअल की स्पीड अगर जागते हुए अगर आप बना ले, ओहो! तो आपकी जागते हुए भी विजुअल की स्पीड बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे सूरत में अभी मैं इधर बिग बाज़ार के बगल में आईबीसी में मैं बैठा हूँ। अगर आप सब लोग मेरे सामने बैठे, आप इमेजिन करें कि आपको इधर से रियल आपको स्टेशन पहुँचना है। कितना टाइम लगेगा? आईबीसी से स्टेशन जाने में समझो बोलेंगे आप 25 मिनट, कोई बोलेगा 20 मिनट, फाइन। आप रियल वर्ल्ड में जब आप स्टेशन जाएँगे तो हर रास्ते, हर चौराहे, हर ट्रैफिक को पार करते स्टेशन पहुँचेंगे, राइट? फिर मैं आपको बोलूँ आँख बंद करो और इमेजिन करो कि आप स्टेशन जा रहे हैं। तो आप आँख बंद करी, बोले आप घर से ऑफिस से बाहर निकले, आपने लिफ्ट का बटन दबाया, नीचे गए, गाड़ी में बैठे, बाहर आए, फिर आप सीधे गए, फिर आपने एसबी से मोड़ लिया, फिर सीधे गए, फिर तो आप 1 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएँगे। क्योंकि जब रियल वर्ल्ड में जितने ट्रैफिक आते थे, वो हर ट्रैफिक को आप अपने वर्चुअल वर्ल्ड में मैप नहीं कर पाएँगे, राइट? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बार मैं जब ये एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, तो बहुत सारे लोग अपनी दुकान चले जाते हैं, स्टेशन नहीं पहुँचते। 2 मिनट क्या 10 मिनट के बाद भी, क्योंकि उसके दिमाग में जितनी सारी रेफरेंस फाइलें खुली है कि उसके कारण उसकी विजुअल की गति अटकी हुई है। जिस दिन आपके विजुअल की गति बढ़ेगी, उस दिन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उसके ऊपर मैं थोड़ी डिटेल बाद में बात करता हूँ। मैं उनके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपका कहना है कि मनी पावर के बिना बिज़नेस कैसे ड्राइव होगा? मैं आपको बताऊँ, हम लोग आज जिस समय में है ना, आज के समय में रिसोर्सेस मायने नहीं रखता है। आपका आइडिया अगर रिजल्ट ओरिएंटेड आपका आइडिया है अच्छा, तो रिसोर्सेज के कारण कभी कोई बिजनेस को मैंने ग्रो होते नहीं देखा। अगर रिसोर्सेज के कारण बिजनेस ग्रो होता तो अनिल अंबानी का बिजनेस भी चल गया होता। आप समझे? मनी पावर नहीं है। अगर आपके पास बेहतर आइडिया है, आपके पास एक विजन है, आपके विजन को लेके आपके पास पैशन है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। तो आज मैं बताऊं, ओयो है या ओला है या जो भी अमेज़न है, अमेज़न के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ओला के पास कोई कार नहीं है, लेकिन आज चल रहे हैं ना। तो आज 21वीं सदी में हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। यहाँ प्रोडक्ट, आइडिया, सर्विस, पीपल बहुत जल्द एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो आज की डेट में मैं बताऊं कि यूनिकॉर्न कंपनी आपने सुना होगा कि यूनिकॉर्न कंपनी जो पहले ही साल 100 करोड़ का टर्नओवर करे उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। 2022 में अभी तक 83 कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। आप सोचो, जो अभी तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड में है। जो कंपनी स्टार्ट ही ये साल हुई और यही साल उसने 100 करोड़ किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण स्केलेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई है। प्रोडक्ट का एक्सपोजर, प्रोडक्ट की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुई है। तो आज हम इंटरनेट के एरा में जी रहे हैं। तो आज आपकी पैशन, आपकी क्लैरिटी, आपका विजन अगर सही है, तो यही सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। मुझे लगता है पैसे के कारण कोई आइडिया नहीं रुक सकता आज की डेट में, राइट? इतने बड़े स्टार्टअप हो रहे हैं, आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो आइडिया पे लोग इन्वेस्ट करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पैसा नहीं होने के कारण आप बिजनेस को ड्राइव नहीं कर सकते। आपके माइंड में अगर वो चीजें है, तो वो आपका हिंड्रेंस बन सकता है। वो आपके माइंडसेट से है, राइट? एज अ पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिस्ट कुछ बिजनेस की बातें भी मुझे करनी है। बिजनेस की बातों में मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वन टू वन काम किया, उनके काम करने की पैटर्न को मैंने देखा, तो कुछ पता चला कि वो लोग क्या गलती करते हैं, कौन से गड्ढे में बार-बार गिरते हैं, जिस वजह से उसके बिज़नेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता या ग्रोथ नहीं आता। तो मुझे कुछ गड्ढे पता चले हैं, जिस गड्ढे से आपको बचना है। मैं आपको बताऊँ, जलालुद्दीन रूमी एक बौद्ध विद्यालय चलाते थे। जब बच्चे पहली दफ़े उनके आश्रम में आते थे पढ़ने के लिए, तो उनको लेके वो एक खेत पे लेके जाते थे और जलालुद्दीन उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। चलो मैं भी आपको उस खेत पे लेके चलूँ। वो खेत में क्या था?
वो खेत में बहुत सारे गड्ढे थे, कोई 10 फुट का गड्ढा, कोई 12 फुट का गड्ढा, कोई 5 फुट का गड्ढा। और जलालुद्दीन उस गड्ढे को दिखा के बोलते थे कि इस खेत का जो किसान है वो कुआं बनाने का मन लेके गड्ढा खोदता है, 10 फुट खोद के मन बदल देता है, बोले ये जगह सही नहीं है, और कोई दूसरी जगह पे खोदता हूँ, और दूसरी जगह पे खोदना शुरू करता है, फिर मन बदल देता है, और ऐसे मन बदलते बदलते उसने पूरे खेत को गड्ढे से गड्ढे भर दिया, कोई भी कुआं नहीं बन पाया, जबकि पूरा खेत नष्ट हो गया, जीवन रूपी पूरा खेत नष्ट हो गया। तो एज अ बिजनेसमैन हमारी भी यही हालत है, हम एक बहुत बड़ी सोच लेके, बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी से कोई चीज इनिशिएट करते हैं, एक दो दिन 3 दिन, फिर गड्ढा। आज भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन सीख के आप कितने दिन कुआं बनाते हो आपके ऊपर है। 2 दिन काम किया, तीसरे दिन नहीं किया तो गड्ढा। आप समझ रहे हो, हमने जिम का रजिस्ट्रेशन किया, फीस भरी, 2 दिन गए, तीसरे दिन गड्ढा। तो आज तक हमने अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी है, लेकिन उसको कुएं तक नहीं लेके गए। जलालुद्दीन ने बोला अगर ये बंदा एक ही जगह पे खोदता तो कम से कम 100 फुट ऊंडा कुआं हो जाता, लेकिन उसने अपना मन बदला और उस वजह से खेत को ही खराब कर दिया। आप समझे? तो आज आपको एक पीक परफॉर्मेंस के माइंडसेट से कुआं बनाने की माइंडसेट रखनी है। जब तक रिजल्ट नहीं आता हम अपने एक्शन चालू रखेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आता हमने जो तय किया है, हमने अपने आप को मन बनाया है, हम एक करेंगे, उसको नहीं छोड़ना है। जो ये साइकोलॉजिकल पावर आपके पास होगा और आपके अंदर वो संकल्प शक्ति होगी, तो आप साला फोड़ डालेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है आपको मैं बताऊं, हमारा माइंड है ना डिसेंट्रलाइज है। हमारे माइंड में दो चीजें एक साथ चलती है। हमारे माइंड के एक कोने में चीजें तय होती है कि मुझे करना है, और एक कोने में चीजें होती है कि नहीं होगा, और दोनों विचारों को हमने एक कमरा दे दिया है हमारे दिमाग में, राइट। तो हमारा माइंड डिसेंट्रलाइज है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा कुछ सोचता है, दूसरा हिस्सा उसको खारिज करने वाली चीजें सोचता है, तो उसके कारण हमारी एनर्जी डिसेंट्रलाइज हो जाती है। अगर दोनों को एक कर दिया जाए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। रात को आपने नक्की किया था कि सुबह में 5 बजे उठ के मैं साइकिल लेके डूमस जाऊंगा। आपने नक्की किया कि मैं साइकिल लेके डूमस जाऊंगा, 5 बजे उठूंगा। रात को 12 बजे आप सोते समय अलार्म रख रहे हैं कि 5 बजे उठना है। तो आपका दिमाग जब अलार्म रख रहा है और सोच रहा है कि मैं 5 बजे उठूंगा, तो इधर के साइड से कोने में से एक छोटा सा आवाज आता है कि 12 तो बज गए हैं, सुबह 5 बजे कैसे उठेगा। अब ये विचार आया, हमने उसको नजरअंदाज किया, मोबाइल को रख के सो गए। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, तो ये जो कोने में जो छोटा विचार पड़ा था ना, वो सेंटर में आ जाएगा, और वो अलार्म को बंद कर देगा और आपको सुला देगा, राइट। और जो नक्की किया हुआ जो माइंड था वो इधर चला जाएगा, ये कोने में। जो नक्की संकल्प किया था कि मैं 5 बजे उठूंगा, मैं साइकिल लेके डूमस जाऊंगा, वो इधर चला जाएगा और आप सो जाएंगे। फिर आप जब 8, साढ़े 7, 8 बजे उठेंगे, तो फिर क्या होगा, ये नक्की किया हुआ ब्रेन इधर आएगा, माइंड, और वो ख्याल बोलेगा, अफसोस करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये हालत देखो हमारी, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? हमारे माइंड को सेंट्रलाइज करना है। कैसे? कि जिस दिन आपने संकल्प किया मैं 12 बजे रात को अलार्म रखने के समय पे कि साला मैं सुबह 5 बजे उठ के साइकिल लेके मैं डूमस जाऊंगा, और इस कोने से आवाज आई कि कैसे उठेगा, सुबह ठंड होगी, 5 बजे कैसे उठेगा। तो आप लोग को बोलना है चुप, आपको बोलना है चुप, मैं उठूंगा मतलब हर हाल में उठूंगा। आपके वर्चुअल डायलॉग को देखना शुरू करे। आपके वर्चुअल डायलॉग में छोटे छोटे डाउट आते, वहीं पे उसको चुप कराए। जिस दिन आपके खोपड़ी के छोटे छोटे डायलॉग को आप चुप करा देंगे ना, तो सुबह 5 बजे अलार्म उठते ही आप उठ जाएंगे, हाँ या ना। तो आज तक आपने जो तय किया है, आपने जो कन्विक्शन से नक्की किया है, उस चीज के विपरीत वाले कोई भी ख्याल आवे ना, तो आपको क्या बोलना है? चुप। आप बोलेंगे चुप, वो एकदम क्षण मार जाएगा दिमाग की, साला क्या हो गया, और लिटरली आपका माइंड सेंट्रलाइज होगा। तो पहली चीज है आपकी संकल्प शक्ति। जो भी बड़े बिजनेसमैन है, जो पीक परफॉर्मर्स है, वो सब लोग अपनी संकल्प शक्ति से चलते हैं। वो चीज एक बार नक्की करते हैं ना, तो उसके साथ समझौता नहीं करते। जो एक बार चीज ठान लेते हैं ना, तो खुद को डिसिप्लिन में लाके वो काम करवा लेते हैं। उसके मन पे उसका इतना कंट्रोल है कि जो चीजें करने की इच्छा नहीं है, वो भी उससे खुद से करवा लेते हैं। आप कितना करवाते हैं अपने से? आपका माइंड का कंट्रोल आपके पास कितना है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि बुक पढ़ने से अच्छा होता है, बुक पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, बिजनेस में ग्रोथ आती है। कितने लोग बुक पढ़ते हैं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या आपका खुद का कंट्रोल आपके पास है? अगर आप खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, तो क्या आपकी टीम को कंट्रोल करेंगे? क्या पूरे मार्केट को कंट्रोल करेंगे? क्या पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे? खुद को कंट्रोल कर लो भाई। दुनिया की बात मत करो, दुनिया को बदलने की कोशिश भी मत करो, खुद को बदलो। पूरे दुनिया पे अपन अपन कारपेट नहीं बिछा सकते, अपन जूते पहन ले ना, ये ज्यादा सही है।
अपने खुद के ऊपर काम करो। तो आपको सेंट्रलाइज होना है, आपको एकदम डिटर्मिनेशन से चलना है, आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करना है। छोटी मैंने एक बात बताई कि जब भी डाउट वाले ख्याल आए, आपने तय किया ये महीने में मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, जब टारगेट के बारे में ख्याल चले तो इस कोने से जब आवाज आवे छोटी सी हल्की सी कि नहीं होगा, चुप, होगा मतलब होगा मतलब होगा। जब आप ये बोलेंगे ना तो आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आपके संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक देता हूं, और वो ये है कि आपको करना क्या है कि रोज आपको 3 चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको तय करनी है कि आज मैं 2 पन्ने बुक पढ़ूंगा, आज रात को सोते समय मैं ब्रश करके सोऊंगा, आज मैं 2000 स्टेप वॉक करके सोऊंगा, मुझे 2000 स्टेप हर हाल में आज रात को होने चाहिए। छोटे छोटे 3 एक्ट आपने नक्की किए सुबह में, और 24 घंटे डिसिप्लिन रख के रात को उस काम को आप खुद से करवा लें। जब आप 1 महीना तक ऐसा करेंगे तो 90 बार आप अपने माइंड को काबू में रखेंगे। छोटी-छोटी लड़ाई में आप अपने मन को जीतेंगे तो 1 महीने के बाद आपका डिटर्मिनेशन पावर डबल हो जाएगा। खुद के ऊपर काम करें। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या नक्की किया, खुद के लिए नक्की करना है। तो अभी मैं आप लोगों को एंटरप्रेन्योर के मोस्ट कॉमन गड्ढे के बारे में बताऊँगा कि एंटरप्रेन्योर के कौन से मोस्ट कॉमन गड्ढे हैं जिसमें बार-बार एंटरप्रेन्योर गिरता है, राइट? उसके ऊपर हम बात करें। पहली चीज तो क्या है, पीक परफॉर्मर्स बनने के लिए आपको आपकी पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए। आपकी लाइफ आपके लिए एक लेबोरेटरी है, और आपकी लाइफ आपको जितना सिखा सकती है इतना शायद कोई दुनिया की कोई चीज नहीं सिखा सकती, राइट? तो ये क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ के पास्ट के मिस्टेक से अगर आप लर्न करेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे। कैसे, मैं आपको ये बताऊं। जैकमा बोलता है कि द बिगेस्ट मिस्टेक, मतलब ए फेलियर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स हैज बीन वन ऑफ द सिंगल ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन ह्यूमन प्रोग्रेस। आदमी की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो आदमी अपनी पास की गलतियों से नहीं सीखता है। क्यों नहीं सीखता है आदमी अपनी पास की गलतियों से? वजह यह है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो मिस्टेक को और हमारी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करती। आपके घर में समझो आया और आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अपने बेटे की रिजल्ट्स को देख रहे हैं, और उसमें आपका बेटा फेल हुआ है, और आप रिजल्ट देख रहे हैं, मैं आपके घर में एंटर होगा ना तो आप उस रिजल्ट को पीछे छिपा देंगे, आओ आओ वैसे। अगर 90% आया होगा तो आप दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग, हमारी फेलियर और हमारी मिस्टेक हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम हमारी फेलियर और मिस्टेक में हम लोग को कोई बुद्धू बोल के जाता है, हमको ये बुद्धू नहीं सुनना है, तो हम अपने पास की फेलियर और मिस्टेक को हाइड करते हैं समाज और सोसाइटी से। और हम इतना हाइड कर लेते हैं, हमसे भी हाइड हो जाता है, तो हमको भी नहीं पता चलता कि हमको क्या सीखना है। तो मैं आपको ये बताऊं कि पास की गलती से हम लोग कैसे, मैं आपको सामने 2 इंडस्ट्री रखने जा रहा हूँ। पहली इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री। आप समझना, मेडिकल इंडस्ट्री में, मैं अमेरिका के मेडिकल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज प्रिवेंटेबल ह्यूमन मेडिकल एरर्स। आदमी जितने एक्सीडेंट में नहीं मरते, इससे ज्यादा मेडिकल एरर की वजह से मरते हैं। रॉन्ग डायग्नोसिस के कारण लोग मरे, गलत इंजेक्शन दे दिया। आप सोचो कि हर दिन के 1000 लोग ये चीज के कारण मर जाते हैं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में तो इससे भी ज्यादा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक मेडिकल इंडस्ट्री है जिसने कभी अपने पास की मिस्टेक से लर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन देने के कारण कोई बंदा मर गया, तो क्या वो बोलेगा कि मेरी गलती है? तो सब लोग मारेंगे उसको। तो वो क्या है, उनको एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपनी मिस्टेक को गलती उसको कैसे ढांकना, उसको कैसे हाइड करना, और उसको टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन के नाम से कैसे लिखना। ये ट्रेनिंग बकायदा मेडिकल की कॉलेज उनको देती है। आप समझ रहे हो? और कितने लोग मरते हैं? आप समझो कि रोज के हजारों लोग मरते हैं, और 10,000 से भी ज्यादा लोग सीरियस कॉम्प्लिकेशन के साथ जीते भी है। तो एक इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री जिसने अपनी पास्ट की मिस्टेक से कभी लर्न नहीं किया। दूसरी एक इंडस्ट्री की मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट का नाम है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स थिंकिंग? ब्लैक बॉक्स थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट है कि कोई प्लेन होता है जिसमें पायलट और को पायलट के बीच में एक छोटा सा एक ऑरेंज कलर का डब्बा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। तो ये प्लेन के अंदर, एविएशन के अंदर, जब प्लेन क्रैश होता है तो प्लेन पूरा क्रैश हो जाए लेकिन ब्लैक बॉक्स को कुछ होता नहीं है, और ब्लैक बॉक्स का पोस्टमार्टम करके उसको अंदर से डेटा रिवील करके पता चलता है कि कौन सी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ।
तो पायलट को पायलट की बातें वहां रिकॉर्ड होती है, डैशबोर्ड में उसने क्या इंस्ट्रक्शन दी वो इसमें रिकॉर्ड होती है। तो पता चलता है कि लैंडिंग गियर ठीक से काम नहीं कर रहा था, ईंधन खत्म हो गया था, या पायलट का दिमाग खराब हो गया था। तो ये पता चलने पर जब एक गलती पता चलती है कि ये चीज के कारण प्लेन क्रैश होती है, तो वो उनके डेटा वो लोग पूरे वर्ल्ड के हर एविएशन इंडस्ट्री को सर्कुलेट करते हैं कि ऐसी वजह से ऐसे ऐसे प्लेन क्रैश हुए हैं। तो बाकी एविएशन इंडस्ट्री अपनी सिस्टम में, अपनी प्रोसेस में, अपने पायलट की ट्रेनिंग में, वो लैंडिंग गियर में या वो टेक्नोलॉजी में ऐसे परिवर्तन लाती है, और उस वजह से वो लोग ने अपने आप को सेफ्टी जोन में लेके गए। और वो उससे क्या हुआ, मैं आपको बहुत चौंकाने वाले आंकड़े देना चाह रहा हूँ कि 1913 में जब एविएशन स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका के आर्मी में कुछ प्लेन उनको दिए गए थे। आप वो तो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बात हो रही थी, तो उस समय पे पहले साल 1913 में पहले साल 50% फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी पहले साल, और 50% पायलट हैड डाइड। आप सोचो कि इतना मोर्टालिटी रेशियो इतना था रेट, और उसकी वजह थी कि उतना सेफ नहीं था टेक्नोलॉजी। और मैं 1913 से 2013 की बात करूं, 2013 में एक साल में 36.4 मिलियन फ्लाइट उड़ी, और उसमें 3 बिलियन पैसेंजर थे। 300 करोड़ पैसेंजर ने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया। 36.4 मिलियन कमर्शियल फ्लाइट उड़ी, और उसमें खाली 210 लोग मरे। हार्डली कोई 2.4 मिलियन फ्लाइट पे एक छोटा सा एक्सीडेंट का रेशियो आया। तो ये एविएशन इंडस्ट्री 100 साल में क्या सीखी? वो लोग ब्लैक बॉक्स थिंकर है। आज मर्सिडीज ब्लैक बॉक्स थिंकर है, एप्पल ब्लैक बॉक्स थिंकर है, अमेज़न ब्लैक बॉक्स थिंकर है। वो लोग अपनी लाइफ में जो भी मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक्स के वो लर्न करते हैं, और अपने सिस्टम में एंटीडोट इंजेक्शन देके सिस्टम बेस पे उसके अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, ताकि पास की कोई मिस्टेक को रिपीट ना करे। तो आपको ये देखना है, आपके आसपास बहुत सारे बिजनेस के प्लेन क्रैश होते हैं। आपके कलीग, आपके कंपटीटर्स, आपके आसपास देखो, तो बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं और उसके बिजनेस के फाइनेंशियल प्लेन क्रैश होता है। तो क्या आप उससे कुछ सीखते हैं? तो आज आप ये तय करें, आपको कुछ 2-4 ब्लैक बॉक्स लाइनें लिखनी है। आपको 2-4 ब्लैक बॉक्स लाइनें लिखनी है। आपको मैं बताऊं, सक्सेस स्टोरी से ना सीखे, फेलियर स्टोरी से सीखे, जो आम है, जो कॉमन है, जो आसपास है। सक्सेस स्टोरी तो बहुत दूर होगी। तो अपनी इंडस्ट्री में जो लोग फेल हुए, तो उसके फेलियर के क्या रीजन है, क्या उस गड्ढे में मैं ना गिरूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बी द ब्लैक बॉक्स थिंकर। आज वैगन की कुछ कारों को उनको रिटर्न लेना पड़ा, कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन के कारण। तुरंत मर्सिडीज वाले ने, बीएमडब्ल्यू वाले ने अपने पूरी टीम को बिठा के बोला कि हमारे तो ये दिक्कत नहीं आ सकती ना। ये है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। गलतियां करो, रिपीटेडली काम नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताऊं, हमको ब्लैक बॉक्स थिंकर बनना है। मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात, एज अ पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिस्ट, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने देखे 90% बिजनेसमैन अपना 90% से ज्यादा टाइम करंट बिजनेस को मेंटेन करने के लिए देते हैं, और 10% एक्शन उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको बोलता हूं मैं? जो करंट स्टेटस को है उसको मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। पिछले साल 12 करोड़ का टर्नओवर किया था, वही 12 करोड़ की परचेज, प्रोसेस, डिस्पैच, कलेक्शन का जो काम है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। और एक होता है करंट स्टेटस को चैलेंज करना। वो क्या है? 12 करोड़ के बिजनेस को 25 करोड़ पे लेके जाने के लिए मुझे कौन से नए ग्राहक खोजने हैं, कौन सी नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, कौन सी नई मंडी खोजनी है, मार्केटिंग ब्रांडिंग की कौन सी नई स्ट्रेटेजी लानी है, प्रोडक्ट में क्या सुधार लाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े, सिस्टम प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करे, जीआर रेशियो कैसे कम करे। जब ये चीजों के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। आप लोगों का एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी का रेशियो क्या है? एपी रेशियो क्या है? कितना समय आप अपने बिजनेस को मेंटेन करने में देते हैं, और कितना समय आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करने के लिए देते हैं? मेरे ख्याल से वो 90-10 हो सकता है, वो 20-80-20 हो सकता है। वो होना क्या चाहिए? आपका एपी रेशियो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो आपका बिजनेस कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। आपका एपी रेशियो एक्चुअल में होना चाहिए 30-70। कितने कोई लोग हैं जो 30-70 के एपी रेशियो से है? 30-70 मतलब 30% टाइम में अपने बिजनेस की हर गतिविधि को संभाल ले, और 70% ऊर्जा
फ्यूचर के लिए काम करने के लिए, फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट चलेगी उसके लिए काम करने के लिए। पीक परफॉर्मर्स हमेशा फ्यूचर के लिए काम करते हैं। पीक परफॉर्मर अपने लाइफ के बिजनेस के रूटीन कामों को वर्क डेलीगेशन से कर चलते हैं, अपना एक्टिविटी का रेशियो को 30% रखते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि आपको पीक परफॉर्मेंस बनना है तो आपके एपी रेशियो को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कोई बताएगा अभी आपका एपी रेशियो क्या है? एक्टिविटी का रेशियो और प्रोडक्टिविटी का रेशियो क्या है? 80। ओके भाई साहब, उसको 30 पे लाना पड़ेगा। जिस दिन आपकी रूटीन एक्टिविटी 80 से 30 चली जाएगी, आप फ्यूचर को खो डालेंगे। ज्यादातर बिजनेसमैन एक मैनेजर के काम में उलझा रहता है और उसकी प्रोडक्टिविटी काम को वो प्रायोरिटी नहीं दे पाता और उसी वजह से उसके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आता, राइट? तो आपको वीकली बेसिस पे अपने एपी रेशियो पे ध्यान देना। कैसे देंगे? आप अपना फोन चेक करें, पिछले कल सैटरडे के दिन आपने कितने फोन कॉल्स अटेंड किए, उसमें उस काम से आपको ये पता चलेगा ये वाला काम था, ये पी वाला काम था, ये वाला काम था। तो हर दिन शाम को आप अपने फोन कॉल को रिव्यू करें कि फोन कॉल से पता चल जाएगा कि क्या विजिट हुई होगी, क्या मीटिंग हुई होगी। हमारी हर विजिट और मीटिंग फोन कॉल के जरिए होती है। तो आप अगर अपने फोन कॉल्स का लिस्ट आप मुझे दे दे, मैं बता दूंगा कि आप क्या आइटम हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप लोगों की हैसियत, हम सभी की हैसियत इसी चीज से नक्की होती है। आप किन लोगों में उलझे थे? टेम्पा वाले को फोन किया, बैंक में फोन किया, साला क्या कर रहे हो हम लोग? हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। अगर आपका प्रोडक्टिविटी का रेशियो बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। पहली चीज मैंने आपको ये बताई। दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो पीक परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है? अगर कोई वृक्ष को आकाश की ऊंचाई पे पहुंचना हो तो उसकी जड़ों को पाताल की गहराई तक जाना पड़े। जड़ें जितनी गहरी जाएगी वृक्ष इतना ऊपर जाएगा। जड़ें जितनी गहरी जाएगी वृक्ष इतना ऊपर जाएगा। आपने एसएमसी वालों के गमले देखे होंगे जो रोड रास्ते पे रखे हैं। जितना बड़ा गमला होगा इतना बड़ा पौधा होगा। छोटा गमला छोटा पौधा, बड़ा गमला बड़ा पौधा। पौधे में को गमले में जड़ों को फैलने के लिए जितनी जगह देंगे ना, इतना पौधा ऊपर बढ़ सकता है। तो आपके खोपड़ी का गमला अगर छोटा होगा तो बड़ा बिजनेस कैसे हो पाएगा? अगर खोपड़ी का गमला 5 करोड़ का है तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक जा सकता है या 5 करोड़ के नीचे जा सकता है। 5 करोड़ से आउट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपके दिमाग के खोपड़ी के गमले को फैलाना पड़े। आपके दिमाग के गमले में अगर चीजें छोटा देख रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। मैं बताऊं कि एक जो पीक परफॉर्मर स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो कम से कम अपने बिजनेस को 10x की माइंडसेट से चलता है कि आने वाले 3 से 4 साल में, मतलब 1000 से 1200 दिन में, मैं मेरे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को 10x लेके जाना चाहता हूं। अपने बिजनेस को 10x लेके जाने के लिए मुझे आज क्या करना है? 3 साल के बाद, 4 साल के बाद बिजनेस को 10 गुना बढ़ाने के लिए आज मुझे कौन से नए ग्राहकों को खोजना पड़ेगा, अपनी स्टाफ में कौन सी स्किल डालनी पड़ेगी, अपनी टीम में कैसे डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, अपनी सिस्टम प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करना पड़ेगा, फंड कहां से आएगा। ये सब चीजों को अगर आप अपने, तो कम एक टॉप परफॉर्मर जो पीक परफॉर्मर स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो अपने आप को अपने माइंड में कांस्टेंट 10x की माइंडसेट लेके चलता है। पहली चीज मैंने बताई, पीक परफॉर्मर स्ट्रेटेजिस्ट 30-70 के एपी रेशियो से चलता है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिस्ट का खोपड़ी का गमला बड़ा होता है और वो गमले में वो कम से कम अपने बिजनेस के वृक्ष को 10 गुना होता देखना चाहते हैं। आपके दिमाग में अपने बिजनेस का क्या ग्रोथ एस्पिरेशन है भाई? आप क्या बोलते हैं कि अभी ये 12 करोड़ है, ये साल 14 करोड़ हो जाए तो मजे। तो हम लोग 14 करोड़ की साइकोलॉजी से रिस्क लेते हैं, 14 करोड़ की साइकोलॉजी से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो वो नहीं काम बनेगा। लेकिन अगर आप 10 करोड़ पे है और आप सोच रहे हो कि बोले 4 साल में मैं 100 करोड़ के टर्नओवर पे जाना चाहूंगा, बात ही अलग हो जाएगी, मामला अलग हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको सेकंड चीज बताई। आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरी चीज क्या है? एक होती है एस्पिरेशन और एक होती है रियलिटी। एस्पिरेशन और रियलिटी को यूनिवर्स हर समय पे एक समान स्तर पे रखता है। यूनिवर्स हर हाल में अपनी खोपड़ी में जो सपने हैं वह और अपनी रियलिटी को एक समान स्तर पे रखता है। जब आप मेरे सेशन को देख के एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, एकदम एनर्जाइज हो जाएंगे, उस एनर्जी को लेके आप बिजनेस प्लेस पे जाएंगे, तो क्या होगा? आपके एस्पिरेशन ऊंचे है, आपकी रियलिटी नीची है, फासला बना। ये यूनिवर्स को फासला पसंद नहीं है। यूनिवर्स हर हाल में आपके सपने की दुनिया और आपकी हकीकत की दुनिया को एक समान स्तर पे रखता है, एक समान स्तर पे रखता है। यूनिवर्स लॉ ऑफ हार्मनी में बिलीव करता है, यूनिवर्स लॉ ऑफ बैलेंस में बिलीव करता है। यूनिवर्स हर हाल में भीतर की दुनिया यानी खोपड़ी की दुनिया, हकीकत की दुनिया को एक समान स्तर पे रखता है। वो कैसे करेगा? कि जब आप चार्ज हो गए, आप एनर्जाइज हो गए, 100 करोड़ का सपना लेके गए 10 करोड़ के बिजनेस प्लेस पे, क्या होगा?
3 दिन में वो 100 करोड़ का सपना धीरे 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 नीचे आ जाएगा। आप कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ जाएंगे और 10 करोड़ को मीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस एस्पिरेशन से समझौता न करें और अपने मन में जो ठानी है उससे बने रहे, तो यूनिवर्स को ये फासला पसंद नहीं है। यूनिवर्स क्या करेगा? रियलिटी को धीरे 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 ऊपर लेके वो एस्पिरेशन तक लेके जाएगा। तो आपका काम है फासला बनाए रखो और समझौता ना करो। यूनिवर्स फासला गिराएगा, सिचुएशन को ऊपर उठाएगा और आपके एस्पिरेशन तक लेके जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके खोपड़ी में आपके लाइफ के फ्यूचर को लेके कम से कम 10x का सपना होना चाहिए। जब आप 10x का सपना लेके जाएंगे ना, हमारे गांव में ऐसा कहावत है कि मौत ने बांधो तो ताव आवे। अगर बंदूक નું લાયસન્સ જોતું હોય देन अप्लाई फॉर तोप के लिए अप्लाई करे तो बंदूक का लाइसेंस मिल जाए, राइट? तो हमें अपने दिमाग में लक्ष्य बड़े रखने हैं, सपने बड़े रखने के कोई पैसे नहीं लगते। मैं आपको एक चुटकुला सुना, बहुत मजा आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव का बहुत कंजूस आदमी था, उसकी कंजूसी के चर्चे थे, लोग उसकी बातें करते थे। और एक दिन क्या हुआ, उसके बगल के गांव में एक बहुत बड़ा महाकंजूस आदमी आ गया, तो उसकी चर्चा होने लगी। मुल्ला सोचा मेरे से ज्यादा कोई कंजूस हो सकता है, मैं उसे मिलने जाऊंगा, मैं देखना चाहूंगा कि मेरे से ज्यादा कंजूस आदमी कैसा है। तो उसको मिलने गया और सोचा कुछ लेके चलूं। तो उसने सोचा कि 2 खरगोश लेके जाता हूं, लेकिन उसने सोचा खरगोश के तो पैसे लगते हैं। तो उसने क्या किया, कागज लिया, पेन उठाया और खरगोश की पेंटिंग बनाए। और खरगोश की पेंटिंग को जैसे खरगोश लेके जा रहा है उस तरह से टोकरे में रख के वो वहां गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक 14 साल के लड़के ने दरवाजा खोला। बोले कहिए भाई साहब, मैं क्या सेवा करूं? बोले फलाना भाई साहब है घर पे। मुल्ला ने पूछा, बोले पापा तो नहीं है, 2 दिन के बाद आएंगे, लेकिन कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मैं उनके लिए मिलने आया था और उनके लिए कोई भेंट लेके आया था। और वो टोकरा उसने नीचे उतारा और खरगोश के 2 पेंटिंग उसके हाथ में पकड़ाए और बोले कि मैं उनको लिए भेंट लाया हूँ। 14 साल लड़के ने उसको प्यार से वो पेंटिंग को ले लिया और उसने हाथ जोड़ के बोला कि आपने इतना कष्ट करके इधर तक आए, पापा से मिलने के लिए आए और कुछ भेंट लेके आए, थैंक यू, लेकिन मैं भी आपको कोई खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मुल्ला सोचा कुछ मिलने वाला है, तो लड़का बोला कि आपका टोकरा इधर रख दे ताकि जो गिफ्ट मुझे आपको देनी है उससे मैं भर दूं। तो उसने टोकरा रख दिया। तो लड़के ने हवा में आम का आकार बनाया, बोले ऐसे बड़े बड़े पके पके आम एक, ये बड़े बड़े पके पके आम दो, और इस तरीके से उसने 5 आम बड़े बड़े पके पके हवा में आम का आकार बना के बोले टोकरा भर दिया, आप लेके जाओ। मुल्ला सोचा साला मैंने कागज भी गाड़ा, मैंने पेन भी गाड़ा, ये तो साला हवा में आम का आकार बना रहा है, ये तो गजब पागल है, गजब मतलब कंजूस है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। हुआ क्या, 2 दिन के बाद उसका पापा वापिस आए। बेटे ने पूरा बात बताया कि कोई आपको मिलने आया था, इस तरीके से उसने कुछ दिया और फिर मैंने भी क्या, उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो पापा ने बोला बेवकूफ तूने क्या दिया उसको? तो लड़के ने फिर हवा में आम का आकार बनाया, बोले ऐसे बड़े बड़े पके पके आम, इसको 5 आम दिए। उसके पापा ने उसको जोर से थप्पड़ मारा, बोले आज नहीं तो कल तू मुझे साला बर्बाद करके ही छोड़ेगा। बोले तुझे आम देने ही थे तो इतने बड़े बड़े क्यों दिए, तू छोटे छोटे भी दे सकता था। हवा में आम के आकार बनाने से भी उसको कंजूसी थी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोले बड़े बड़े इतने क्यों दिए, इतने छोटे भी तो दे सकता था। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हम भी बहुत बार सपना देखने में कंजूसी करते हैं। अगर हवा में ही आम का आकार बनाना है तो क्यों छोटा बनाए? आपके सपने कम से कम 10x वाले होने चाहिए। पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजीज हमेशा 10x, 100x, 1000x के माइंडसेट से चलते हैं। तो आपको मैंने 3 बातें बताई। पहली चीज मैंने आपको बताई एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी का रेशियो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई ब्लैक बॉक्स थिंकर, वो अपनी पास्ट की मिस्टेक से लर्न करते हैं और वो पास्ट की मिस्टेक से लर्न करके वो अपने फ्यूचर की मैप सेट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे? जैसे मैं बताऊं, ब्लैक बॉक्स थिंकिंग का एक छोटा एग्जांपल लूं कि हम लोग समझो मिलेनियम मार्केट में टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी और हम सब लोग वहां विजिट करने के लिए गए। 2 करोड़ का सामान जल गया था, इंश्योरेंस था, वो पैसा मिल जाने वाला था, लेकिन लैपटॉप और वो जो कागज सब कंप्यूटर का जल गया, कागज भी जल गया, पेपर सब जल गया, चलन चल गए। अभी साला 3 करोड़ की कलेक्शन की उगरानी कलेक्शन बाकी था। कागज दिखा के लोग पैसा लेने वाले लेके जाएंगे, लेकिन कागज दिखा के कोई देने नहीं आएगा। क्या करे? अब ये हादसा हुआ, देखा हमने, तो हम उसमें से एक सिंगल लाइन ब्लैक बॉक्स थिंकिंग की एक सिंगल लाइन निकाले तो क्या होगा? बैकअप डेटा क्लाउड पे होना मांगता है। बहुत सही है। ये पंच लाइन। मेरे फोन में हर फ्राइडे को रात को 10 बजे अलार्म बजती है। सैटरडे मेरा सेशन होता है जिसकी प्रिपरेशन होती है, रात को 10 बजे तक मैं सेशन की प्रिपरेशन करता हूँ।
रात को 10 बजे एक अलार्म बजती है कि भाई साहब आप अपने लैपटॉप का जो अभी नया पीपीटी बनाया है उसका बैकअप गूगल ड्राइव पे चढ़ा दो। ये है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप अपनी पास की मिस्टेक से लर्न करें। एक दूसरा मैंने एपी रेशियो बताया, तीसरा मैंने आपको ये बताया अपना एस्पिरेशन को 10x पे रखें। आपका दिमाग का गमला बड़ा होगा तो आपका हकीकत का वृक्ष बड़ा हो जाएगा। यही माइकल एंजेलो जो एक बहुत बड़ा शिल्पकार था, वो बोलता था कि हम ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा सपना देखते हैं और पूरा नहीं होता है। दिक्कत ये है कि हम बहुत छोटा छोटा देखते हैं और पूरा हो जाता है। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हम लोग अपने समर वेकेशन को जाते हैं तो समर वेकेशन का प्लानिंग करते हैं, रूट नक्की करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करती है, वहां के कहाँ कहाँ साइट सीन जाना है, क्या कपड़े लेके जाना है, वो होटल कौन सी रुकेंगे, उसकी बालकनी कितनी बड़ी है, उसका स्विमिंग पूल कितना बड़ा है, उसके रेटिंग हम चेक करते हैं ट्रिप एडवाइजर में जाके। जहाँ पे साला 5 दिन 10 दिन बिताना है, उस समर वेकेशन को प्लान करने के लिए हम 10 दिन दे देते हैं। और वैकेशन बहुत फैसिनेटिंग होता है। ज्यादातर बिजनेसमैन अपने समर वेकेशन को प्लान करने के लिए जितना समय देता है, इतना समय अपने फिजिकल ईयर को प्लान करने के लिए नहीं देता है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो हमारा पेपर वर्क, हमारा प्लानिंग, हमारा जो बिजनेस प्लान बनाने में हम बहुत कच्चे हैं और ये पीक परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी बाधा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप लोग अपने समर वेकेशन को प्लान करने के लिए अगर समझो जितना टाइम दिया, इतना आपका नया फिजिकल ईयर शुरू हुआ, 1-2 महीने चले गए हैं, तो क्या आप अपने फिजिकल ईयर को प्लान करके चल रहे हो? हम हमारे प्रोग्राम में फिजिकल ईयर प्लानिंग कराते हैं। पूरे 1 साल का 10 स्टेप को लेके पूरे 10 स्टेप ऑफ फिजिकल ईयर प्लानिंग करते हैं। टर्नओवर का होगा, प्रोडक्ट को लेके क्या चेंज लाएँगे, प्रोसेस को क्या लेके करेंगे, अपनी टीम में क्या डेवलपमेंट आएगा, कौन से नए ग्राहक को जोड़ना है, कौन से ग्राहक को डिसकंटिन्यू करना है, कंपटीटर क्या कर रहा है। अपना पूरा शॉर्ट एनालिसिस के बेस पे पूरा स्ट्रेटेजी प्लान होगा और स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी चीज़ है और आपके पास अगर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप फेल होने की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो। ये कन्फर्म है। बिजनेस स्ट्रेटेजी से चलता है। बिजनेस एक शतरंज की गेम की तरह है। बहुत बढ़िया बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बिजनेस में अपन चेस खेलते कैसे खेलते हैं? चेस में अपन देखते हैं सामने वाला क्या मूव कर रहा है, सामने वाले की पोजीशन क्या है, हम कहाँ थ्रेट में है, सामने वाला क्या प्लान लेके चल रहा है और हम अपनी उस सब चीजों को ध्यान में रख के हम नया मूव सेट करेंगे और फिर बोलेंगे घोड़े को आगे बढ़ाओ। घोड़े को आगे बढ़ाने का काम तो 10 साल का लड़का जो बाजू में बैठा वो भी घोड़ा उठा के रख देगा। सवाल एक्शन नहीं है, सवाल स्ट्रेटेजी। शतरंज की गेम में एक्शन ज्यादा मायने रखते हैं, स्ट्रेटेजी एक्शन से ज्यादा मैटर करता है स्ट्रेटेजी। आप समझ रहे हो? एफर्ट से ज्यादा मायने रखता है डायरेक्शन। हम किस डायरेक्शन में जाते हैं, जहां 10-10 मिनट सोचते हैं। तो क्या आपका बिजनेस भी एक शतरंज की गेम की तरह है? हमें पीक परफॉर्मेंस बनने के लिए हमें अपने बिजनेस को स्ट्रेटेजी के आधार पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग कैसे काम करते हैं? हम लोग ट्रायल एंड एरर बेस पे काम करते हैं। वो क्या होता है ट्रायल एंड एरर? हमने कुछ एक ब्रांच करी, कतारगाम में चल गई तो साला बोले भरा हम एक नई ब्रांच खोल, और अडाजन में चल गई तो वेसु में खोल ले। चली तो ठीक, नहीं तो 12 लाख का फर्नीचर सर पे आएगा और क्या होगा। तो हम लोग ट्रायल एंड एरर बेस पे बिजनेस को चलाते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर कोई रिलायंस हजीरा के अंदर कॉस्टिक सोडा की फैक्ट्री डालने जा रहा है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्री 5 साल के बाद बनेगी, तो क्या वो 10,000 करोड़ ट्रायल एंड एरर बेस पे वो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा ना। 10,000 करोड़ छोटी रकम नहीं है। आप सोचो, उनके पास नींव रखने के समय पे 5 साल के बाद क्या स्थिति होगी उसका पूरा ब्यौरा होता है। प्रोडक्ट का पोजिशनिंग इस तरीके से होता है कि हमारा तो साला क्या आज ओरियो बिस्किट बनाया ना, 2 दिन में पार्ले जी के भाव में बिकता है। और वो लोग साले 5 साल के बाद फैक्ट्री का पहला प्रोडक्शन निकलता है तो 5 साल के बाद के रेट की भी प्रिडिक्शन उसके पास होती है। कंपटीटर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स कैसे इंपैक्ट करेंगे, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होगी। तो उन लोगों के पास वर्ल्ड की जो टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी फ्यूचर को फ्रेमवर्क करने के लिए, कंपटीटर के मैपिंग करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के जो उनके पास टूल है ना, वो आप लोगों के पास और हमारे पास नहीं है। आप समझ लो, हम जिस दिन उस टूल ये जो भी होगा वो टूल्स पे काम करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो काम होगा। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा उसको लेके। मैंने ऐसी 12 स्ट्रेटेजी डिफाइन करी है कि जो वर्ल्ड के टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के फ्यूचर फ्रेमिंग के लिए कैसी स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क करते हैं और वो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के टूल क्या है और उस टूल पे अगर आप काम करेंगे
तो आपका काम होगा। तो बिजनेस में पीक परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपके बिजनेस में आपकी कोई गति नहीं है। तो हमें बिजनेस को प्लान करने के लिए राइटिंग गोल होना चाहिए, राइटिंग प्लान होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हार्वर्ड के अंदर 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक सर्वे हुआ था। उनके एमबीए के स्टूडेंट्स को बुलाया गया, उनको बिठाया गया, उनको 2 सवाल पूछे, क्या आप अपनी लाइफ से क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहिए, वो कभी पेन डाउन किया है? आप हैव यू रिटन गोल? एक सवाल। और अगर आपके पास गोल है तो उसको अचीव करने का कोई एक्शन प्लान बना है? ये 2 सवाल उन लोगों को पूछे गए। मैं आपको ये बता दूं, 84% स्टूडेंट ने बोला कि हम लोग तो अभी कॉलेज के टाइम पे है, मस्ती में है, अभी कोई अपने लाइफ को इतना सीरियस नहीं देख रहे, हमारा कोई गोल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आप समझ लो। 13% लोगों ने बोला कि दिमाग में गोल है, लिखा जबकि नहीं है, लेकिन दिमाग में है कुछ करना है, एक्शन प्लान नहीं है लेकिन दिमाग में है कुछ करना है। और 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला हाँ, हम अपनी लाइफ से क्या करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करेंगे, उसका पूरा राइटिंग का गोल शीट हमारे पास है और वो कैसे होगा उसका एक्शन प्लान भी हमने बनाया हुआ है। 1979 से 1989, 10 साल के बाद, यानी सब लोग अपने अपने धंधे में, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस में आगे बढ़ गए थे। 10 साल के बाद उन्हीं स्टूडेंट का फिर से सर्वे किया गया और सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले थे। क्या थे? जो 84% स्टूडेंट जो बिना लक्ष्य वाले थे, उन लोगों से जो 13% दिमाग में लक्ष्य वाले डबल कमाते थे। समझो 84% लोग लाख रुपया कमाते थे, तो दिमाग में जिसके लक्ष्य थे ऐसे 13% लोग 2 लाख कमाते थे। और वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज व्हाट, वो जो 3% स्टूडेंट जिसके पास लिखा हुआ सपना था और उसके लिए एक्शन प्लान बना था, वो 3% स्टूडेंट की इनकम बाकी 97% की टोटल इनकम से 10 गुना थी। बिना लक्ष्य वाले लाख कमाते थे, दिमाग में लक्ष्य वाले 2 लाख कमाते थे, और वो 3% लक्ष्य वाले 10 करोड़ कमाते थे। और वो उसकी पोटेंशियलिटी और उसकी कैपेबिलिटी का फर्क नहीं था, फर्क था उसकी क्लैरिटी का और उसके राइटिंग गोल का। दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिसके पास राइटिंग में गोल है कि अपनी लाइफ से वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ कैसे पहुंचेगा, कौन सी रणनीति फेल हो गई है, नई रणनीति क्या होगी। कागज पे एक बार जीत के फिर आदमी मार्केट में उतरता है। 3% स्टूडेंट ऐसे है, 3% वर्ल्ड में लोग ऐसे हैं जिसके पास 97% इनकम प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको 3% में लाना चाहता हूँ। आप अपनी लाइफ में आने वाले 2 साल 5 साल में आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहिए उसको राइटिंग में लिखिए। अभी ये मेरी डायरी इधर ही है, तो ये डायरी में मेरा पहला पेज, कहीं पे भी आप जाओ तो मेरी डायरी का मेरा पहला पेज होता है वो ड्रीम लिस्ट होता है। मैं मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, वो राइटिंग का सीट का पहला पेज मेरा यही होता है। राइट? फिजिकल प्लान पूरा बनाया हुआ है। तो आप अपने फ्यूचर के लिए काम करें, अपने बिजनेस के गोल मैप बनाए, बिजनेस की बैलेंस कैसी होगी उसका पूरा कॉन्क्रीट आपका विजन फ्रेमवर्क करना पड़े। तो ये आपको करना है एज अ पीक परफॉर्मेंस। आगे बढ़े। एक कुत्ता था, एक कुत्ते ने चूहे को बिल में घुसता देखा। चूहे को बिल में घुसता देख के कुत्ता वहां जाके डिगिंग करने लगा। कुत्ते को डिगिंग करता देख के और 12 कुत्ते आए, उन्होंने भी वहां डिगिंग करना शुरू किया। 5 मिनट कोई चूहा हाथ नहीं लगा तो 4 कुत्ते भाग गए, उन्होंने अपना मशीन बेच दिया रेपियर वाला। समझ रहे हो? फिर और 5 मिनट चूहा हाथ नहीं लगा और 4 कुत्ते चले गए। फिर और 5 मिनट चूहा हाथ नहीं लगा और 4 कुत्ते चले गए। एक कुत्ते ने अपना डिगिंग चालू रखा। वो कुत्ता कौन सा होगा? जिन्होंने चूहे को बिल में घुसता देखा था। जो देख लेता है उसका डिगिंग चालू रहता है, जो देख लेता है उसका डिगिंग चालू रहता है। जब आपके एक्शन के पीछे आपका भरोसा होता है तो आपका डिगिंग कोई नहीं रोक सकता। जब आपके एक्शन के पीछे आपकी क्लैरिटी होगी तो आपके डिगिंग को कोई रोक नहीं सकता है। तो आपकी क्लैरिटी पे आपको काम करना पड़े। और आखिरी एक कॉन्सेप्ट मुझे शेयर करना है पीक परफॉर्मेंस के लिए। जो अक्सर जो एक साधारण मीडियोकर जो परफॉर्मर्स होते हैं उससे पीक परफॉर्मेंस में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो कंसेप्ट है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर क्या है? जब एक साधारण बिजनेसमैन, साधारण एंटरप्रेन्योर की बर्निंग डिजायर नहीं होने के कारण उसकी लाइफ में फेलियर आती है। मैं आपको ये बताऊं, एक दो छोटे छोटे एग्जांपल लूं, कनेक्ट करूं आपको कि एक बार एक हिरन के पीछे चीता भाग रहा था। चीता भाग रहा था, हिरन आगे था, चीता पीछे था, हिरन आगे था, और वो चीता थक गया। उसने बोला रुक, हिरन को रोक दिया। हिरन वहां 50 फुट आगे रुक गया और वो चीता ने पूछा, बोले मैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल हूं, मैं क्यों तुझे चीज नहीं कर पा रहा हूं? तो हिरन ने पीछे मुड़ के बताया, बोले तू तेरी 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहा था और मैं मेरी लाइफ के लिए भाग रहा था।
जो लोग रोटी के लिए दौड़ते हैं वो हमेशा थक जाते हैं, जो अपनी लाइफ के पर्पस के लिए भागते हैं वो कभी नहीं थकते हैं। तो आपको मैं बताऊं, रोटी के लिए मत भागे, अपने लाइफ के विजन के लिए भागे, आप कभी नहीं थकेंगे। एक मुल्ला मुझे इसमें शेयर करना है, और वो ये है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा था, नींद आ जाती, वो सो जाता था, ग्राहक बैठा है और सो गया। बहुत सारी कंप्लेन आई, बहुत सारी कंप्लेन आई, तो वो एकदम उसने सेठ ने बुलाया और बोला कि पागल तू करना क्या चाहता है, तुझे कौन सा काम दे ताकि मैं तुझे वो काम में तू सोए ना, तू ग्राहक के सामने सो जाता, कितनी खराब बात है। तो मुल्ला ने उसको बताया कि एक काम करो, आप मुझे वो जो हमारे नाइट सूट जहाँ बिकते, हमारे पजामे जहाँ बिकते, वो डिपार्टमेंट मुझे दे दो और मेरे गले में एक तख्ती टांग दो कि हमारे पजामे इतने सुलभ है कि बेचने वाला भी सो जाता है, लोग वो पढ़ लेंगे और फिर खरीदी हो जाएगी और मेरी नींद भी हो जाएगी, राइट। फिर मुल्ला ने एक चीज बताई, मुल्ला ने बोला सवाल सोने का नहीं है, सवाल है जागने के लायक उत्सुकता का। वो तो आप ऐसे बेवकूफ हैं जो बिना उत्सुकता जागे हुए हैं, वो तो आप ऐसे बेवकूफ हो कि बिना उत्सुकता जागे हुए हैं। सवाल सोना नहीं है, सवाल है जागने के लायक उत्सुकता का। मेरी जिंदगी में जागने के लायक उत्सुकता नहीं, इसलिए मैं साला सो जाता हूँ। तो क्या मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपकी लाइफ में जागने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्सुकता है? क्या आपका विजन आपको जगाता है? क्या आपका विजन आपको फायर देता है? क्या आपका विजन आपकी बेली में फायर देता है? जब आपके विजन और आपको अचीवमेंट करने के लिए अंदर से बेली में फायर आएगी, तो आप आउट परफॉर्मर्स होंगे। तो आपकी बर्निंग डिजायर पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो बर्निंग डिजायर जिस दिन बढ़ेगी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो हमें अभी क्वेश्चन आंसर पे जाना है, हाउ टू फोकस ऑन योर अवर गोल। आप समझो, बहुत सही सवाल है, और एक सवाल इधर भी है, गिव सम एक्सरसाइज फॉर माइंड कंट्रोल और अदर सॉल्यूशन फॉर सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अवर रूटीन लाइफ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपका लक्ष्य, सपना अगर बड़ी चीज पे होगा ना, तो छोटी चीजें उलझन नहीं बनेगी। रूटीन लाइफ के लफड़े उनको आते हैं जिसके लाइफ में ड्रीम नहीं होता। जब आप एवरेस्ट चढ़ने का माइंडसेट लेके चलते हैं ना, तो तलेटी तक पहुंचने की परेशानी आपको परेशानी नहीं लगती। जब आपको तलेटी तक का माइंडसेट है, तो एवरेस्ट चढ़ने की सोच नहीं आती। जब आपका माइंडसेट एवरेस्ट जितना बड़ा सपना देख के चलता है, तो आपकी सिचुएशन आपको आड़े नहीं आएगी। या तो आपको ड्रीम दिखाई दे सकते हैं, या तो आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं, आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो अगर आप अपने विजन में, अपने विजुअल में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने इमेजिनेशन में कांस्टेंट अपने सपने के बारे में बात करेंगे ना, तो चीजें अपने आप सलटना शुरू होगी। आपका माइंड भी उसी चीज के लिए इतनी शिद्दत से देखेगा ना, क्योंकि वो आपका ड्रीम है, वो आपका पैशन है, वो आपको सोने नहीं देता। आपके सपने के लिए आपको कौन फोकस करने की जरूरत पड़े, वही तो अपना ड्रीम है। तो इसके लिए आप काम करें। They have 60, 75, 6 monthly expense, so they have to focus on that first, then vision for 10x. If they focus on opening 10 branch, they are unable to focus on meet monthly expense from one shop. How to deal with it? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब अपन एक गाड़ी लेके सूरत से अहमदाबाद जाते हैं, 200-250 किलोमीटर की जर्नी है, और अपने रात का समय है, और गाड़ी की जो लाइट है ना, हेडलाइट 50 फुट तक ही जाती है साली, और अपने को रास्ता 250 किलोमीटर का तय करना है। आप सोचो, आप सोचिए 50 कदम की लाइट अपने को 250 किलोमीटर दूर कैसे लेके जाएंगी। लेकिन जब आप जितना आगे बढ़ेंगे ना, लाइट भी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। जितना आप आगे बढ़ेंगे, वो 50 फुट की हाई जो हेडलैम्प की लाइट वो आगे। तो आज आपके पास 60-70 हजार की फिक्स मंथली इनकम वाले बंदे हैं, आप जो भी है, तो आपको कोई 6 लाख, 60 लाख, 70 लाख कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो आज नहीं करना है। लेकिन आज के समय में आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं और उसकी क्या प्राइस पे कर सकते हैं, वो आप जरूर कर सकते हैं। आपकी लाइट जितने तक लेके जा सकती है, वहां आप जाओ। बाकी वहां और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो आपको और आगे की जर्नी के लिए आपको तैयार कर देगी। तो मुझे लगता है आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, आज आप अपने फ्यूचर के लिए कौन सी प्राइस पे कर सकते हैं जो अफोर्डेबल है, वो तो करें। जब वो करेंगे ना, आगे के रास्ते मिल जाएंगे, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। देर आए दुरुस्त आए, आप 1000 दिन नहीं तो 1200 दिन में कर लेंगे, कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये बात है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, जो आपका सवाल था आपकी बेली में फायर को लेके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बार एक जापानीज समुराई था, और वो समुराई लड़ना लड़ाना काम था उसका, तलवारबाजी काम था। और एक दिन उसकी बीवी का कोई उसके नौकर के साथ चक्कर हो गया, और वहां पे ऐसा रूल था कि जब ऐसा होता है तो दोनों को द्वंद्व युद्ध खेलने का, तलवारबाजी, जो जीतेगा बीवी उसकी। तो समुराई ने जाके नौकर को बोल दिया, कल आ जाना, अपन साला द्वंद्व युद्ध खेलेंगे, मैदान में आ जाना। तो नौकर था जो जो झाड़ू बुहारी करने वाला, वो बोले मैंने जिंदगी में कभी तलवार नहीं पकड़ी। बोले बेवकूफ हो तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं होगा, मरना तय है, तू कल आ जाना। और वो तो चला गया सामुराई, शांति से सो गए, उसको क्या फर्क पड़े, रोज लड़ना उसका काम था। लेकिन नौकर उस दिन रात को नहीं सो पाया।
क्योंकि उसको वर्ल्ड के बेस्ट तलवारबाज के साथ दूसरे दिन उसको खेलना था। पूरी रात जागा, उसने सोचा कि मरना तय है, लेकिन मरने से पहले साला मारने का एक मौका है। मरना तो तय है, लेकिन मरने के पहले साला एक मारने का मौका, अपन साला वो मौका पकड़ेंगे। सुबह वो गया, उसने तलवार उल्टी पकड़ी है और मैदान में उतरा, उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे, वो आगे बढ़ा, सब लोग चौंके, बोले साला क्या एक्साइटमेंट उस बंदे का। वो आगे बढ़ा और वो समुराई ने बोला बेवकूफ, तलवार तो ठीक से पकड़। बोले अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरना तय है और मरने से पहले साला मारने का एक मौका है, अपन वो मौका पकड़ेंगे। वो आगे बढ़ा, समुराई पीछे गया, वो आगे बढ़ा, समुराई पीछे गया और उस दिन वो समुराई मारा गया और वो नौकर जीत गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज को आप पूरी जान पे आके खेलते हैं ना, तो उसमें आपकी जीत हमेशा होती है। जान की बाजी पे खेले, आप अपने आप को कोई रिजर्व मत रखे। हमारी बॉडी में बहुत सारा रिजर्व एनर्जी है, वो रिजर्व एनर्जी तब डिसिपेट होती है जब आप अलर्ट जान की बाजी पे खेलते हैं। आपको इस लेवल की शिद्दत से आपको अपना पीक परफॉर्मेंस देना है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, अपनी पूरी एनर्जी झोंक दे, अपने पास पूरी शिद्दत से काम करे। आपका बेस्ट नहीं आया है, क्या आपको लगता है आपकी गाड़ी को आप 5वें गियर में चला रहे? नहीं, जो भी गाड़ी है 800 सीसी है, 3000 सीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके जो रिसोर्सेज है, क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे रहे हो? ये सवाल अपने आप को पूछे। पता चलेगा साला दूसरे तीसरे गियर में चला रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपने बेस्ट देने की बात करनी है, तो इवेंचुअली आपका बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपका बेस्ट हो जाएगा। मैं आप सभी को देख नहीं पाया, ठीक है, लेकिन आप लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने टेक्स्ट किए हैं, कुछ मैसेजेस किए हैं आपने, और आपके पार्टिसिपेंट्स की जो नंबर्स भी बहुत अच्छी रही। मुस्कान, आई एम रियली एंजॉयड अ लॉट। इतनी एनर्जी के साथ, और कोई सवाल हो, कुछ क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, और आप भी कुछ हो तो आप भी बता सकती है। आप अगर पढ़ पाए तो, मैं कुछ मिस कर गया हो तो आप भी उसको बता सकती है मुस्कान। So I just had this one question in my head that जब कोई entrepreneur अपना business modify करना चाहता है, and like when we say कि हम एक business modify कर रहे हैं और जो चीज चाहिए modification के लिए एक businessman में, वो एक businessman में है, but still अगर एक businessman अपने business को modify नहीं कर पा रहा है, तो what can be the drawback behind it? मतलब बिजनेस में जो मॉडिफिकेशन लाने के लिए क्या चैलेंज, उसकी स्किल की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, क्या चीज नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, वो आइडेंटिफाई करना पड़े ना। वो मॉडिफिकेशन जो आप लाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर वो नहीं ला पा रहा है, उसका वजह क्या है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट से है या स्किल एस्पेक्ट से है? ऐसा कहीं कुछ हो सकता है कि लाइक यू हैव एवरीथिंग, यू आर सेटल्ड आउट फाइनेंशियली कि हाँ बिजनेस में इतना मॉडिफिकेशन के लिए इतना पैसा लगेगा, चलो आई एम डन विद इट। बिजनेस में ये स्किल्स लगेंगे, ठीक है चलो मैं कर रहा हूँ, बट स्टिल कैन देयर बी एनी एस्पेक्ट जो बिजनेस को मॉडिफाई करने से रोकता होगा? सही है। मैं बताऊं, हमारा माइंडसेट बहुत बार क्या होता है, व्हाट गॉट यू हियर वोंट लेट यू देयर। व्हाट गॉट यू हियर वोंट लेट यू देयर, ये बुक का नाम है। मार्शल गोल्डस्मिथ की एक बुक है जिसका टाइटल में बोला, व्हाट गॉट यू हियर वोंट लेट यू देयर। जो नॉलेज, जो सिस्टम, जो आवड़त, जो स्किल आपको यहाँ तक लाई है ना, वो आपको वहां नहीं लेके जाएगी। शायद हम वहां नहीं पहुंचे, उसका वजह यही है कि कहीं ना कहीं वो स्किल नहीं आई हमारे में, वो कॉम्पिटेंसी हमने नहीं बनाई, वो शिद्दत से हमने नहीं खेला। तो हमें और एक बार खेलना है, तो अपने को वहां जाने के लिए कोई और स्किल और कॉम्पिटेंसी और नॉलेज और प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को काम करना पड़े, तो हमको हमेशा एक्स्ट्रा माइल लेना पड़ेगा। जो किया है वो काफी नहीं है। अगर हम लोग अराइवल सिंड्रोम में जीते हैं, हम लोग अचीवमेंट से पहले सेलिब्रेशन करने वाले लोग हैं मुस्कान। कैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग अराइवल सिंड्रोम मतलब क्या, मैंने कर दिया, मेरे को जो करना है मैंने कर लिया। जब हमको लगता है कि मैं साला 100 पे पहुंचना चाहता हूं, मैं 95 पे हूं, उस दिन मेरा ग्रोथ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है साला मुझे 1000 जाना, मैं तो एकड़ी पे खड़ा हूं। जब आप अमिताभ बच्चन को पूछे, बोले मुझे अभी तो एक्टिंग की एबीसीडी नहीं आती है, अभी तो मैं एबीसीडी पे हूं। जो सदी का महानायक ऐसा बोलता है, और हम लोगों को पूछो, साले हम लोग तो मास्टर लोग हैं। जब हमारे माइंड में एक स्टेगनेंसी आ जाती है, हम नया सीखने की चेष्टा खत्म हो जाती है, तो उस दिन हमारा ग्रोथ की भी चेष्टा खत्म हो जाती है। हमें हमेशा अराइवल सिंड्रोम में नहीं जाना है। अराइवल सिंड्रोम में बहुत सारे लोगों को लगता है हमने पहुंच गए, हमने अचीव कर लिया। और ये बात मैं छोटा सा मुल्ला सुनाऊं, मजा आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने शराब छोड़ दी, और वो शराब घर से निकला, बाजू में शराब घर मिला। वो शराब घर में जाने का मन हुआ, उसने अपने आप को बहुत रोका, वो आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा, दूसरा कदम आगे बढ़ा, बहुत शिद्दत से, ताकत से। उसको पैर भारी हो गए लेकिन बढ़ा, और 50 कदम आगे बढ़ गया। अरे वाह! मुल्ला ने बोला, वाह मुल्ला वाह, तूने कर दिखाया। बोले चल आज सेलिब्रेट करते हैं।
चल मैं आज तुझे पिलाता हूँ, उस दिन उसने डबल पी और वो रोज डबल पी रहा है। अचीवमेंट से पहले सेलिब्रेशन करना मना है। हम लोग अचीवमेंट से पहले सेलिब्रेशन करते हैं। हम लोग अराइवल सिंड्रोम में जीते हैं। हमको लगता है हमको सब आ गया, हमको लगता है हमने सब कुछ करने लायक चीजें कर ली। ये अपनी स्टेगनेंसी का बहुत बड़ा कारण है, जो कभी भी पिक परफॉर्मेंस कभी अपने आप को इस ढांचे में नहीं रखता है। तो ये मेरा आंसर था। अपने आप में बहुत इनोवेशन है, अपने आप में बहुत लर्निंग है, अपने आप में बहुत कुछ नया लाना है, और ये चेष्टा अगर आपकी रहेगी ना, तो आप फोड़ डालेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपके पास क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा है नहीं है, साला कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ये बात याद रखना, अगर आप पूरी शिद्दत से अपना बेस्ट कर देने की कोशिश करेंगे ना, तो पूरी दुनिया का बेस्ट चीज आपके लिए बना है और वो आपके पास आएगा। So I feel that's all from my end and our participants end. सबसे पहले I would like to thank Nilesh sir for spending his valuable time and joining us. Sir, the way you led this session, I am sure हर एक इंसान ने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जो आपने मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले सुनाए, जो आपने एग्जांपल्स दिए कि किस तरह से एक इंसान अपने आप में मॉडिफिकेशन ला सकता है, that was just bang on. I really loved it and I am sure हमारे participants को भी वो बहुत पसंद आया होगा और ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड फायदेमंद तो था ही था। जैसे कि आप जानते हैं कि इस जर्नी का एंड नजदीक है, तो मैं आपके साथ अगले 4 सेशंस के टॉपिक शेयर कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा बिजनेस प्लान प्रेपरेशन एंड बिजनेस एथिक्स पर, जिसके बाद हम हाई ग्रोथ बिजनेस ऑफ द फ्यूचर इस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। जिसके बाद हमारा एक समरी सेशन होगा और हमारा लास्ट सेशन एक फेलिसिटेशन सेशन होगा। So that's all from my side. This is me, Muskan, signing off. See you all in the next session. Until then, stay safe, stay healthy. Once again, thank you all for spending your time. Bye, Alamdar.